और इसमें वो वाला कहाँ गया माइक? अरे अच्छा हाँ, दिमाग खराब है मेरा, गर्मी का असर है। अच्छा, तो आज हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं, खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन। और बेटा ये जनवरी ही है हमारे पास जिसमें हमें प्लांट फिजियोलॉजी पूरी खत्म करनी है। सो अब इस बार से सैटरडे को भी अफोर्ड नहीं कर सकते सुबह, तो सुबह की क्लासेस सैटरडे को भी होंगी। ये आपको ये ना कहे कि सर ने बताया नहीं था, अगर इस सैटरडे को कोई ना बताए तब भी सुबह वाली क्लासेस होंगी, यानी 1:30 बजे तक पढ़ेंगे। हाँ, मैं इतना करूँगा कि शाम वाली क्लासेस ऑफ कर दूंगा सैटरडे को, ठीक? तो सैटरडे ऑफ शाम वाली और संडे पूरा ऑफ, मजे करो, पर मॉर्निंग में आइए और आप पढ़ के जाइए, ठीक है? ओके, ध्यान से सुनो। कल हम लोगों ने फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को पढ़ा था, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हमने सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट लगाया। अगर आप शांत रहोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, कोशिश करिए शांत रहने की। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में मैंने बोला था कि अब की बार सोर्स और सिंक बदल गए। अब की बार सोर्स जो है वो लीफ है, लीफ ये सोर्स की तरह काम करती है, और सिंक अभी भी वही है, पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट। सो पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट कहीं पर भी हो सकती है। मैंने आपको सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो जाए दैट इज सोर्स की सिंक। और सिंक कैन बी एपिकल मेरिस्टम, कैन बी रूट, रूट भी सिंक हो सकती है, यस और नो? तो सिंक बेटा रूट भी हो सकती है, ये बात आप लोग याद रखें। सो कल के टॉपिक में मैंने आपको यहां तक समझा दिया था कि खाना दैट इज फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लीफ से रूट की तरफ आता है, फूड। और फूड यहां पर स्टोर हो जाता है, इसका स्टोरेज हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये पत्ती गिर जाएगी, पतझड़ हो जाएगी, अब नई पत्तियां निकलेंगी, नई पत्तियों में अब इनको फूड की जरूरत पड़ेगी, तो ये वापस खाना मांगेगी। तो बताओ कहां से कहां आया था? सोर्स से सिंक, सिंक से सोर्स। हिंदी शायरी पढ़े, पढ़े? शेर कहने में मजा आता है, शेर सुनने में मजा आता है, और जब असली शेर सामने आता है इसलिए बच्चा, शेरो शायरी का समय नहीं है अभी, अभी जिंदगी शायरी बनी हुई है। जिंदगी को सुनो और देखो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। पत्तियां सोर्स थी, अब जल्दी से खत्म करते हैं इसे। और रूट क्या थी? सिंक। और मैंने कहा खाना कहां से कहां चल सकता है? सोर्स टू सिंक आ सकता है, दैट इज रूट। और क्या वापस सिंक से सोर्स जा सकता है? तो बताओ यूनिडायरेक्शनल की बाय डायरेक्शनल। और कल का जो टॉपिक था, जो मैंने समझाने की कोशिश की कि ये बाय डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन है। क्या बेटा? और ये ट्रांसलोकेशन में 2-3 बातें हम लोगों ने सीखी थी। पहली बात तो ये कि ये फूड का ट्रांसलोकेशन है। किसका? और फूड का ट्रांसलोकेशन होता है जाइलम से कि फ्लोएम से?
और मैंने बोला था फ्लोएम एक अलग ही नाली है, अलग ही चैम्बर है, जो जाइलम के साथ है कि अलग है। तब मैंने बोला था कि अगर ट्रांसलोकेशन है तो मास फ्लो के कॉन्सेप्ट लागू होंगे, तो यहां पर भी आपको मास फ्लो के कॉन्सेप्ट लागू होंगे। अगर यहां पर भी मास फ्लो का कॉन्सेप्ट लागू होगा सर, तो 3 बातें लागू होंगी, याद है? एक एंड कैसा चाहिए? पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव नहीं, और एक एंड निगेटिव प्रेशर, और कॉलम कॉन्टिन्यूअस कॉलम चाहिए। मैंने बोला था जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो कभी इसे खत्म नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूअस कॉलम अब की बार जाइलम का है कि फ्लोएम का, और फ्लोएम में अब की बार पानी बह रहा कि फूड, तो फूड बहता रहना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस बहता रहना चाहिए। एक एंड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और एक एंड निगेटिव। और कल ये समझाने की कोशिश की कि पानी होता तो आराम से इजीली समझ में आ जाता। क्या समझ में आता? कि सर पानी यहाँ से चढ़ा था, इसका नाम क्या था? रूट प्रेशर, और यहाँ पर पहुंचा था ट्रांसपिरेशन। पर मैंने वो नाली जाइलम की बताई कि फ्लोएम, हाँ? और जाइलम में कंडक्शन हमेशा डाउनवर्ड की अपवर्ड, जाइलम का कंडक्शन कभी भी डाउनवर्ड। तो यहां पर रूट प्रेशर कैसा था? पॉजिटिव, और ट्रांसपिरेशन पुल निगेटिव। हालांकि तुम सुनते नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, फिर बोलना कि अगर इसी ट्रांसपिरेशन पुल वाला मास फ्लो में लगा दूं, ट्रांसपिरेशन पुल वाला मास फ्लो लगा दूं फ्लोएम में भी, तो भाई साहब बवाल मच जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें नीचे भेजी जाएंगी कि ऊपर? तो बताओ, जाइलम की नाली में जो भी बह रहा है उसे नीचे भेजा जा रहा कि ऊपर? और ये कॉन्सेप्ट फ्लोएम में लगेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोएम में चीजें कहां से कहां नहीं, ऊपर से नीचे। कहां पर? रूट। इसका मतलब ऊपर से फ्रूट में भी आ सकती है, यस और नो? इसका मतलब ये भी मास फ्लो है, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल वाला मास फ्लो है कि नहीं है? 3 बार बोल लो, क्या पता कल को बाहर निकले तो समझ में आ जाए। बताइए, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट भी किससे होगा? मास फ्लो से। लेकिन उस मास फ्लो में ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन ये 3 रूल लगेंगे। पहला रूल, एक एंड पॉजिटिव प्रेशर, एक एंड निगेटिव प्रेशर, कॉलम कॉन्टिन्यूअस। तो सर ये कैसे पैदा होगा जबकि नीचे प्रेशर पॉजिटिव है? तो मैंने कहा ये जो नीचे प्रेशर पॉजिटिव है, ये फ्लोएम के लिए कि जाइलम? और हमारा खाना, बताओ जिस नाली में तुमने बेटा खाना डाला है उसमें ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस लगेगी? नहीं। तो फिर कौन सा मास फ्लो हाइपोथेसिस लगेगी? दिस मास फ्लो हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, और दिस प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इज गिवन बाय मंचेस, और मंच इनका नाम था। कुछ लोग इन्हें मुंच पढ़ते हैं, कुछ लोग मुंक पढ़ते हैं, तो हम लोग मंचेस पढ़ते हैं कि मंचेस, मंच की मास फ्लो हाइपोथेसिस। और ये मंच की मास फ्लो हाइपोथेसिस ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस सी जैसी है कि एकदम अलग? एकदम अलग। और ये जाइलम में लग रही है कि फ्लोएम में? हाँ? अब इसको समझने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मंचेस मास फ्लो हाइपोथेसिस। ओके, जब तक समझ में ना आए कोई भी बंदा हाँ नहीं करेगा। हाँ करने के बाद जिम्मेदारी आपकी होगी। मंचेस मास फ्लो हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस में हम लोग फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। किसको? फूड। और रूल वही है, एक एंड पॉजिटिव, एक एंड निगेटिव, कॉलम। अच्छा, बस यहाँ सोर्स और सिंक की कॉन्सेप्ट बदल गए हैं। याद रखना, जब भी मैं बोलूं व्हाट इज सोर्स, तो आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फूड का जहां पर भी फॉर्मेशन होगा वही सोर्स होगा, और फूड का फॉर्मेशन रूट में होगा। रूट में कि लीफ में? तो मोस्ट ऑफ द टाइम लीफ दे बिहेव लाइक सोर्स। जब मैं लीफ की बात करता हूं तो लीफ बहुत बड़ी चीज है। एपिडर्मिस है, मीजोफिल है, सुन गए? सुने कि नहीं सुने? एपिडर्मिस है, मीजोफिल है, मिडरिब है, यस और नो? ये सारी चीजें हैं। तो लीफ में भी बेटा सोर्स इज द फ्लोएम ऑफ लीफ।
फ्लोएम ऑफ लीफ विल बिहेव लाइक सोर्स। और इस पॉइंट पर फूड की होगी लोडिंग। कल भी मैंने पढ़ाया था, जिस जगह पर चीजों की लोडिंग होती है, क्या होती है? दे बिहेव लाइक सोर्स। मैं बता रहा हूं, मैं आधी चीजें पढ़ा के चला जाता हूं और बच्चे समझ नहीं पाते और बता भी नहीं पाते कि उन्हें क्या समझ में नहीं आया। फिर जब वो क्वेश्चन के रूप में मेरे पास आती हैं तो मैं अपनी पढ़ाने के स्टाइल को दोबारा मॉडिफाई करता हूँ कि अगली बार सब बताऊँ, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रुकती रहती हैं। आज मैं मॉडिफाई करके तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, सोर्स विल बी लीफ, यस और नो। चलिए लीफ को एक बार एनाटॉमी वाइज फिर से देखते हैं। आइए देखिए, ऊपर वाली एपिडर्मिस, एबैक्सियल की एडैक्सियल, ये अच्छी बात है, आपको दिखाई पड़ा। एबैक्सियल की एडैक्सियल, नीचे वाली एबैक्सियल। अब बताओ ये लीफ है? अच्छा, एडैक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस के बीचों बीच प्रेजेंट है मिड रिब। हाँ, चलो नाम देते हैं मिड रिब, याद आ गया। और मिड रिब के इन दोनों एडैक्सियल मीजोफिल, बोलो क्या? मीजोस। क्या ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है? यस और नो। और क्या ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है? यस और नो। अब बताओ इन दोनों का नाम क्या है? मीजोफिल। अब आपका बुद्धि थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं मैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पत्ती है ये, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती होगी? एपिडर्मिस में, मिड रिब में, कि मीजोफिल में? इसका मतलब मीजोफिल वो कोशिकाएं हैं जहां पर हो रही है फोटोसिंथेसिस। क्या हो रही है? अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है भाइयों बहनों, तो क्या बन रहा होगा? आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके क्या बनता है? C6H12O6। क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। तो क्या बन गया? ग्लूकोज। और क्या यही फूड की तरह बिहेव करेगा? यस। तो याद रखना, ग्लूकोज बना कहां पर है? मीजो। और मैंने बोला ये लीफ ही है, लेकिन लीफ का ये पोर्शन सोर्स नहीं। सोर्स इज फ्लोएम ऑफ लीफ। सोर्स इज एंड व्हाट आई मीन टू से कि व्हाई फ्लोएम ऑफ लीफ? खाना बना तो दिया आपने मीजोफिल कोशिकाओं में, पहली सेड में, स्पंजी में, और क्या बन चुका है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज। किसमें? क्योंकि ये ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव है देन ग्लूकोज, और इसे ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा आसान है। तो याद रखना, सारा ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट किया गया? सुक्रोज। और सुक्रोज में कन्वर्ट करने के बाद इसको भेजा गया फ्लोएम में। कहां पर? और फ्लोएम कहाँ रहते हैं? मिड रिब। तो ये याद रखना पड़ेगा कि मिड रिब में वेस्कुलर बंडल है, और वेस्कुलर बंडल में एक तरफ क्या है? जाइलम। फिर से बोलो, जो मैंने बेटा डार्क किया वो कौन है? जाइलम। और एक तरफ फ्लोएम। मैंने ही आपको पढ़ाया कि लीफ के वेस्कुलर बंडल कंज्वाइंट होते हैं। कैसे होते हैं? जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक साथ, अलग अलग के एक साथ। तो बताओ, जाइलम की नाली और फ्लोएम की नाली दोनों एक ही है कि अलग अलग? मुझे जाइलम में भरना है कि फ्लोएम में? फ्लोएम में चीजों को भरना, इट इज नोन एज लोडिंग। बोलो क्या नाम? तो ये जो हम कर रहे हैं इसका नाम क्या है? लोडिंग। तो लोडिंग होकर के खाना कहां पहुंचा? फ्लोएम। नाउ द फ्लोएम विल बिहेव लाइक सोर्स। तो पहले इसे सीखो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मुश्किल हो जाएगा तो जब मैं दूसरा डायग्राम एनसीईआरटी वाला बनाऊंगा वो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। बताइए, सोर्स समझ में आया? व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज अ पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन। तो बड़ी डेफिनेशन क्या है? लीफ विल बिहेव लाइक सोर्स, क्योंकि यहां पर क्या होगी? जिसका इक्वेशन है CO2 + H2O C6H12O6 और ऑक्सीजन। ये क्या है? ग्लूकोज।
तो बताओ ग्लूकोज कहाँ बन रहा होगा? लीफ में। लीफ में कहाँ? तो मीजोफिल कोशिकाएं सोर्स हैं क्या? नो, सोर्स इज द फ्लोएम ऑफ लीफ, जहां पर क्या हो रही है? लोडिंग। तो यानी हम लोडिंग कर करके क्या भर रहे हैं? ग्लूकोज की सुक्रोज कहां भर रहे हैं? फ्लोएम। और फ्लोएम कैसे बिहेव कर रहा? सोर्स। कैसे बिहेव कर रहा? सोर्स। क्या मैं मान लू इतना आ गया? क्या तुम लीफ एज्यूम कर पाओगे? अगर लीफ एज्यूम कर पाओगे तो इसके ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रख पाओगे? चलिए, नहीं भी रख पाओगे तो मैं इसी के बगल में डायग्राम बना देता हूं जो एनसीईआरटी का डायग्राम बन रहा है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने क्या किया। बोलते हैं टेक लीफ, जैसे एनसीईआरटी ने लीफ लिया वैसे ही लीफ ले लो। ये रही वो लीफ। टेक मिडरिप ऑफ लीफ, लीफ की मिडरिप उन्होंने बड़ी बना करके दिखा दी है। अगर बड़ी बना के दिखा दी है तो ये मिडरिप है कि मेसोफिल? मिडरिप है कि मेसोफिल? और ये क्या है? मिडरिप। मिडरिप को उन्होंने कॉन्टिन्यूअस रूट तक ले जा करके कहा है कि रूट तक लेके जाओ। इफ इट इज अ रूट, फिर इन्होंने यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बना दिया। लेट सपोज इट इज अ बड। क्या बेटा? ये रही बड। मैंने थोड़ा गलत किया क्योंकि मैं अगर एक ही कलर से बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इस कलर को यूज कर लेते हैं। याद रखना, जो मैंने अभी अभी आपके सामने बनाया ये फ्लोएम है। बोलो क्या ये? तो फ्लोएम के चैनल मैंने अभी अभी आपके सामने बनाए, पर ये फ्लोएम के चैनल कहाँ जा रहे हैं आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। चलिए, अब इनमें पल्ले पड़ने के लिए कुछ चीजें बनाते हैं। चलिए, यहां से बनाते हैं लीफ। क्या बनाते हैं? लीफ। लीफ के बाद ये बनाते हैं स्टेम। क्या बनाते हैं? स्टेम। और ये बनाते हैं रूट। प्लीज इसे रूट मानिएगा। इसके बाद सर इसे बनाते हैं बड। क्या बनाते हैं? बड। बताओ, सोर्स की सिंक। सोर्स की सिंक। सोर्स की सिंक। खींच लेते हैं कि यहाँ के बाद वाला पोर्शन क्या है? रूट। बोलो क्या है? ये क्या है? लीफ। और ये क्या है? बड। बताइए, ये रही बड। यस और नो? अच्छा, चलो कुछ चीजें तुमसे पूछते हैं। अगर मुझे रूट में फ्लोएम तक पहुंचना हो, पहुंचा पाओगे? सबसे बाहर एपिडर्मिस। आवाज ही नहीं आ रही। फिर वस्कुलर बंडल होगा। जाइलम फ्लोएम साथ साथ की अलग अलग? अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग। रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग। पक्का? अब चलो इस डायग्राम को जो एनसीईआरटी ने बनाया उसे समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, पत्तियों ने क्या की होगी सर? फोटोसिंथेसिस। मेरी मदद करते जाइए, आपकी मदद होती जाएगी। क्या की होगी? जब सर फोटोसिंथेसिस की होगी तो क्या बना होगा? ग्लूकोज। क्या कन्वर्ट किया होगा? सुक्रोज। फिर से बोलो। और सुक्रोज को क्या की होगी? लोडिंग। अगर सुक्रोज की लोडिंग की जा रही होगी तो कहाँ की जा रही होगी? फ्लोएम। फ्लोएम ऑफ लीफ। बताइए, जहां पर लोडिंग हो रही है ये सोर्स है कि सिंक है? तो बताओ, विच विल बिहेव लाइक सोर्स? फ्लोएम ऑफ। तो जो मैंने पढ़ाया यहां उसी को एनसीईआरटी ने ऐसे खींचा कि मीजोफिल कोशिकाओं में बनने वाला ग्लूकोज पहले कन्वर्ट किया गया सुक्रोज में, और सुक्रोज की फिर की गई लोडिंग। अब सुनो, लोडिंग को भी बेहतरीन अंदाज में दिखाने के लिए मुझे एक डायग्राम और चाहिए। मैं ये डायग्राम यहां बनाता हूं। बताइए, लोडिंग कहां हो रही है? जाइलम में कि फ्लोएम में? अगर फ्लोएम में हो रही है तो फ्लोएम में कितने एलिमेंट? 4। चारों याद है? बोलो। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। तो अब जरा ध्यान देखना, ये तो है मीजोफिल। क्या ये? यस और नो? और ये क्या है? फ्लोएम। बताओ, ये क्या है? मीजोफिल। ये क्या है? फ्लोएम। अब मैं फ्लोएम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। किसका? और फ्लोएम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर खींचने पर मुझे बताया क्या कि भैया फ्लोएम के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दीज आर नोन एज वेसल की सीव ट्यूब्स। भूलना मत, मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी।
सीव ट्यूब। और बताओ सीव ट्यूब में यहां पर परफोरेशन है, क्या इसे सीविंग बोलते हो? इसे सीव प्लेट बोलते हो? तो मैं लिखता जा रहा हूं, इट इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स। पहले सुनो, पूरा मैंने पढ़ाया है। सीव ट्यूब एलिमेंट, एक बंदे का नाम है सीव ट्यूब एलिमेंट, पूरे का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट से जो ट्यूब बना है इसका नाम है सीव ट्यूब। यस, इस सीव ट्यूब की अपनी प्लेट्स हैं और ये प्लेट में छन्नी जैसे, याद है, इसका नाम है सीव प्लेट। फिर से बोलो। और सीव प्लेट्स नॉर्मल है कि परफोरेटेड? परफोरेटेड। और याद रखना, इसके अंदर आपको वैक्यूल मिल सकेगा। क्या मिलेगा? वैक्यूल। और साइटोप्लाज्म क्या मिलेगा? बताओ ये सेल लिविंग है कि डेड? डेड। बहुत मारने का मन कर रहा है। लिविंग की डेड? सीव ट्यूब आर द लिविंग। बस याद रखना, लिविंग है लेकिन विदाउट न्यूक्लियस। विद न्यूक्लियस की विदाउट। इसीलिए मरते हो तुम। एक ही चीज को 3-3 बार पढ़ाया मैंने, फिर से पूछ रहा हूं। बताओ, एक का नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इन सीव ट्यूब एलिमेंट की प्लेट का नाम। सी प्लेट इज द नॉर्मल और सीविंग। सीविंग। क्या यहां पर कनेक्शन है? क्या यहां साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है? और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बिल्कुल वैसे हैं जैसे प्लाज्मोडेस्माटा होता है। इसका मतलब एक सेल यानी एक सीव ट्यूब एलिमेंट दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट से कनेक्टेड है बाय दिस परफोरेशन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। बताइए, यहां हवा है, साइटोप्लाज्म यहां पर, यहां पर, यहां पर। और साइटोप्लाज्म में तो लिविंग है कि डेड है? लिविंग। लेकिन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस नहीं है तो मालिक है सेल का कि नहीं? और मालिक नहीं है तो अपना काम करना जानती। याद रखना, जब ये अपना काम नहीं जानती तो ये अपना प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगी। तो याद रखना, इनकी साइड वॉल में है पिट्स। बताया था मैंने, क्या होती हैं? पिट्स। पिट्स आर द परफोरेशन और द थिनिंग। थिनिंग, ये जो सेल वॉल की थिनिंग है, थिकनिंग की थिनिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बताओ? These are known as सीविंग। नहीं, इनको बोलते हैं पिट्स। फिर से बोलो। और इन्हीं पिट्स के साथ जुड़ी हैं कुछ सेल्स। सेल का नाम कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। और बताइए, कंपेनियन सेल के पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब बताओ, कंपेनियन सेल अपना प्रेशर मेंटेन कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। और कौन मेंटेन नहीं कर पाएंगे? तो जो चीज सर आप सिखा रहे हो जरा इसे डिटेल में बताओ। क्या बना फोटोसिंथेसिस में? ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट हुआ? सुक्रोज। अब मैं इसे हटा रहा हूं, विथ न्यूक्लियस की विदाउट न्यूक्लियस? विदाउट। अब सुक्रोज जो बना है बच्चों, उस सुक्रोज को ध्यान सुनना, उस सुक्रोज को हमें भरना है, क्योंकि भरना इज नोन एज लोडिंग। फिर से बोलो। और लोडिंग करने के लिए पहले हमने सुक्रोज दिया कंपेनियन सेल को। किसको दिया? और कंपेनियन सेल ने, याद रखना, कंपेनियन सेल ने ये सुक्रोज डाला किसमें? सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब में भर जाना, इट इज नोन एज लोडिंग। फिर से बोलो। और जब लोडिंग की गई तो इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। क्या खर्च हुई? काफी दूर निकल आया हूं, अब मत पीछे घुमाना, एक बार तुम्हारे लिए पीछे चल रहा हूं। बताओ, फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? लीफ। लीफ विल बिहेव लाइक सोर्स। व्हाट इज सोर्स? पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फिर मैंने लीफ के एनाटॉमी में घुस गया। घुसा मैं? ऊपर की एपिडर्मिस एडैक्सियल, नीचे की एबैक्सियल, बीच में मिडरिब, मिडरिब है, और यहाँ मीजोफिल। मीजोफिल कोशिकाओं में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। क्या बना? ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट किया? सुक्रोज। सुक्रोज में कन्वर्ट करके क्या हुई? लोडिंग। इसी लोडिंग को कहाँ किया गया? फ्लोएम। फ्लोएम विल बिहेव लाइक सोर्स। तो फ्लोएम इज द सोर्स वेयर लोडिंग अकर्स। पहला पॉइंट। फिर इस डायग्राम को एनसीईआरटी ने नहीं बनाया, इसने बनाया। तो उन्होंने बोला, बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या बना? ग्लूकोज।
क्या कन्वर्ट हुआ? सुक्रोज। सुक्रोज को क्या की गई? लोडिंग। कैसे की गई? ऐसे। जिस समय सुक्रोज भरी जा रही थी वो देखो वहां पर, और कैसे सुक्रोज डायरेक्ट बेटा सीव ट्यूब में डाली गई कंपेनियन, और कंपेनियन सेल में जब डाली गई तो कंपेनियन सेल ने इसको कहां पहुंचाया? सीव ट्यूब। और जब सीव ट्यूब में ये चीजें भरने लगी तो क्या होने लगी? लोडिंग। और लोडिंग इज अ पैसिव की एक्टिव, यानी अलोंग कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को मुझसे पूछते हैं, क्या बकवास कर रहे हो सर, अगेंस्ट कैसे हो सकता है? जब खाना यहाँ बन रहा है तो यहाँ सुक्रोज पहले से ज्यादा है। मैंने कहा है, इधर सुनो। और मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा देर तक एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी सुनो, नहीं तो अगली बार पूछने आओगे तो थप्पड़ जाऊंगा। मान लीजिए 100 यूनिट शुगर बनी, मान लीजिए, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ऐसे होता नहीं है। तो ये 100 यूनिट में से एक गई तो क्या बची? 99। 2 गई तो 50 गई तो अब हम छोड़ दें। सर ऐसा हुआ, अचानक मुझे 100 हीरे मिले रास्ते में, मैंने 50 रख लिए और 50 छोड़ दिए, क्योंकि मैं चाहता था मेरा और उनके बीच में इक्विलिब्रियम बना रहे। ऐसा करोगे क्या? प्रेशियस चीजों को इक्विलिब्रियम में रखा जाएगा कि अगेंस्ट? तो यानी ये खाना हमें बहुत जरूरी है, तो जितना बना पूरा चाहिए, और पूरा चाहिए तो एक पॉइंट के बाद अलोंग की अगेंस्ट। और पहली बात तो ये ट्यूब पहले से खाली नहीं है, पहले से इनमें शुगर होगी, हम और शुगर ठूस रहे हैं, अलोंग की अगेंस्ट। तो लोडिंग इज, यहां लिखना बहुत जरूरी है, लोडिंग इज एक्टिव। ये क्वेश्चन 10 बार लोग पूछते हैं कि सर एक्टिव कैसे, जब सुक्रोज बाहर मेसोफिल सेल में ज्यादा है तो लोडिंग एक्टिव कैसे है? 100 बनाई 50 भेज देंगे, 50 रख लेंगे। 100 बनाई तो 50 भेजेंगे कि 100 की 100 की 100। और ये बताओ अलोंग कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। और अगेंस्ट कंसंट्रेशन जब हमने शुगर को यहाँ भेजना चालू किया, क्या होने लगा? लोडिंग। क्या खर्च करनी पड़ी? अब मैं जो पूछूं जवाब दोगे? जैसे ही यहां पर लोडिंग होने लगी, बताइए सोर्स वाले पॉइंट पर, सोर्स वाले पॉइंट पर फ्लोएम के अंदर सुक्रोज का कंसंट्रेशन घटने लगा कि बढ़ने लगा? सुना नहीं मैंने? अगर यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ने लगा। प्रेशर पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, क्योंकि हम वो 3 चीजें ढूंढने आए हैं, एक एंड पॉजिटिव, एक एंड निगेटिव, कॉलम। इसी के बगल में रखा है जाइलम। कौन है? जाइलम ने कहा कि वो तो केवल सॉल्यूट है, सॉल्यूशन चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूशन। क्या? तो बोले पानी चाहिए, तो भैया जाइलम ने पानी भेज दिया। तो बताओ शुगर गई कि शुगर सॉल्यूशन? और गाढ़ा कि फीका? गाढ़ा। फीका नहीं बेटा, सॉल्यूशन। अगर सिंपल शुगर जाती तो वो तो सॉल्यूट जाती, और मैं क्या जा रहा हूं? सॉल्यूशन। तो क्या मिलाया? पानी। लेकिन पानी में और क्या आती गई? सुक्रोज। तो बताओ गाढ़ा कि फीका? गाढ़ा। हाँ, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। केवल शुगर भेजा जाएगा कि पानी भी? तो बताओ शुगर सॉल्यूट के रूप में कि सॉल्यूशन के? और अगर शुगर कंटेंट उसका ज्यादा तो फीका कि गाढ़ा? तो गाढ़ा सॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? सर फिर से सुनो। यस, क्या होने लगी? किसकी? सुक्रोज। सुक्रोज की कंसंट्रेशन घटने लगी कि बढ़ने लगे? बढ़ने लगी। अब हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे? पानी। तो सुक्रोज के रूप में क्या कि सॉल्यूशन? तो बताओ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, और कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ने लगा। तो बताओ जहां पर भी लोडिंग हुई, क्या हुई? वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा? मतलब इस एंड पर प्रेशर पॉजिटिव कि निगेटिव? और भाइयों बहनों, ये नाली खाली नहीं है, ध्यान सुनना। यहाँ पर पहले से शुगर भेजी जा चुकी है और वो यहाँ पड़ी है। यहाँ पर शुगर पहले से भेजी जा चुकी है और वो यहाँ पर पड़ी है। लेकिन यहीं पर आता है सिंक का कॉन्सेप्ट। कुछ लोग इस सिंक को पचा नहीं पाते क्योंकि वो बहुत दिमाग से थके हुए होते हैं, कहते हैं छोड़ो यार नहीं समझना, मैं तुम्हें समझा के ही मानूंगा। बताइए क्या ये रूट है? रूट में केवल फ्लोएम है।
क्या है एपिडर्मिस, फिर से बोलो, क्या है कॉर्टेक्स, क्या है पेरिसाइट, क्या है पेरिसाइट है, नो सर। और ये बताओ कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की बनी है, यस सर। और पैरेन्काइमा के 3 काम किसी को याद है? स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन। क्या एक काम स्टोरेज है? यानी कि ये कॉर्टेक्स क्या करना चाहती है? स्टोरेज। तो स्टोरेज करेगी किसका? सुक्रोज का। सुक्रोज उसके पास है कि फ्लोएम के पास है? नहीं सुना, नहीं सुना। इसका मतलब फ्लोएम के पास शुगर है, तो बताओ वो शुगर हम लोग वहां छोड़ेंगे कि खींचेंगे? पानी मेरे पास भी नहीं पिला देते हुए, दे दो भाई। अब वही प्यास लाग ही तुमका। यो का हुई रहा बताओ? शुगर जो है भरी जा रही कि निकाली? लोडिंग की अनलोडिंग? अभी पूछ रहे हैं, ये रूट पे ही नहीं हो रहा, किसी भी सिंक पे हो रहा। बताओ यहां पर शुगर थी और क्या ये बड है? बड कहती है मैं फ्लावर बनना चाहती हूँ, फ्लावर बन के बड़ी होना चाहती हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी तो सुक्रोज यहां रहे कि बाहर निकले? और बाहर निकले तो लोडिंग की अनलोड, और अनलोडिंग हुआ तो क्या निकलने लगा? सुक्रोज। कहां से? तो एक एंड ऑफ फ्लोएम पर, एक एंड ऑफ फ्लोएम पे लोडिंग और एक एंड पर अनलोडिंग। अनलोडिंग हुई, ध्यान सुनना, जवाब चाहिए। अनलोडिंग हुई तो सुक्रोज यहां से बाहर निकला, बाहर निकला, सुक्रोज यहां से बाहर, सुक्रोज बाहर निकला। तो बताओ इस जगह का सॉल्यूशन गाढ़ा कि फीका? फीका। और अगर इस जगह का सॉल्यूशन फीका तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा कि कम? और यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा और यहाँ कम। तो बताओ यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव की नेगेटिव? एक एंड, एक एंड, एक एंड, एक एंड कॉलम बह जाएगा और इसी का फ्लो का नाम मास फ्लो। क्या इसमें ट्रांसपायरेशन का कोई रोल नहीं आया ना? देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जा रहे हो, और सर आपने तो पढ़ाया था ऑस्मोसिस इज फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर, और उसी समय कंटाप मारने का मन करता है कि ऑस्मोसिस में मूव करता है वाटर, और यहाँ सॉल्यूशन क्या मूव करा? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर चलेगा डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन इज ऑलवेज फ्रॉम उच्च वायु दाब। यहाँ वायु दाब है कि सॉल्यूशन दाब? सॉल्यूशन। उच्च सॉल्यूशन दाब से निम्न सॉल्यूशन दाब की तरफ डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? और डिफ्यूजन इज एक्टिव की पैसिव? पैसिव। और बताओ लोडिंग जब हो रही है तो एक्टिव, अनलोडिंग भी एक्टिव, क्योंकि जितना मटेरियल आप चाहोगे सब निकाल लोगे, तो अनलोडिंग भी कैसी? एक्टिव। ये क्वेश्चन बड़े चर्चा का विषय रहा जिस साल मैंने पहली बार पढ़ाई कि सुनील सर ने गलत पढ़ा दिया। गलत गलत कुछ नहीं, लोडिंग, अनलोडिंग, मास फ्लो, पैसिव, क्योंकि वो हाई सॉल्यूशन दाब से लो सॉल्यूशन दाब की तरफ जाता है, यानी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता है। एक तरफ कैसा ऑस्मोटिक प्रेशर? हाई, और एक तरफ लो। और इस फ्लो, इस मास फ्लो हाइपोथेसिस में ट्रांसपायरेशन पुल की जरूरत, पर मास फ्लो के तीनों रूल फॉलो कर रहा है। पहला रूल, एक एंड पॉजिटिव प्रेशर, एक एंड निगेटिव प्रेशर, कॉलम। आपकी बार कॉलम जाइलम के कि फ्लोएम? सर बिल्कुल नहीं आया। आया? पूछूंगा तो बताओगे? ये थी मंचेस मास फ्लो हाइपोथेसिस। हाँ, और एक टाइम पर 50 सिंक हो सकती है, एक टाइम पर फ्रूट भी खाना मांग सकता है, हमको भी खाना दो, ये फ्रूट रहा। तो यहां पर एक टाइम पर एक सोर्स थोड़ी ना है,
पौधे में पाई जाने वाली हर पत्ती क्या है? सोर्स। तो सर एक क्यों बनाई? 1000 बनाओ। 1000 बनाऊंगा तो भी उसमें बिटिया वही लिखूंगा। मैंने यहां क्यों 2 बनाई? सर एक ही बना देते। क्यों? क्योंकि रूट इज अ सिंक। इससे केवल चलता है कि रूट ही केवल सिंक है। मैं ये बताना चाहता हूं रूट के अलावा हर वो जगह जहां खाने की जरूरत है वो क्या है? सिंक। मे बी बड, मे बी एपिकल मेरिस्टम, मे बी लैटरल मेरिस्टम, मे बी फ्रूट, मे बी स्टोरेज ऑर्गन, anything which require the food, it will behave like sink। और सिंक पर होगी, सोर्स पर होगी। लोडिंग विल बी एक्टिव, अनलोडिंग विल बी एक्टिव। एक तरफ लोडिंग की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, अनलोडिंग की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम। एक तरफ प्रेशर ज्यादा, एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम। और फिजिक्स पढ़ते हो तो हाइयर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ तुमने 10 तार निकाले और 10 बल्ब जोड़े तो सर एक ही जलेगा, 10 नहीं जलेंगे। जलेंगे? यस और नो? बिकॉज दे आर इन सीरीज और पैरेलल। पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। नहीं आया क्या सर? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हो? अरे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। जैसे करंट चली और बेटा यहां पहुंची तो बताओ ये सारे बल्ब एक ही इंटेंसिटी के साथ जलेंगे क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का लॉस नहीं होगा। नहीं आया? तो जितनी स्पीड से वो रूट की तरफ खाना लेके जाएगा उतनी स्पीड से बड की तरफ, उतनी ही स्पीड से फ्रूट की तरफ। तो जितनी भी ब्रांचेस, जितनी भी सिंक होंगी, बताइए वो सिंक कैसे बिहेव करेगा? सीरीज में कि पैरेलल में? फिजिक्स से कुछ कुछ समझ में आया। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिजियोलॉजी। कौन से फिजियोलॉजी? एक समय पर एक बल्ब जला सकते हो कि 1000? पक्का? क्यों? यस। क्या? बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान सुनना। सिंक में यस खड़े रहो। हाँ, आप उल्टा पढ़ो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने की वजह से लो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हमको यहां लो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। खुद सोचो, अगर चीनी यहां से यहां तक भर जाए तो यहां भी जितना चीनी की कंसंट्रेशन वही यहां पर, तो दोनों जगह का प्रेशर बराबर। मुझे एक तरफ कैसा रखना है? पॉजिटिव। और एक तरफ, तो एक तरफ मुझे भरते रहना है तो एक तरफ से निकालते रहे। तो चूंकि मैं यहां से निकाल रहा हूं पैसिवली की एक्टिवली? एक्टिवली। इस वजह से यहां का प्रेशर कम हो रहा है। तुमने क्या पूछा? हाँ, क्योंकि एक्टिव नहीं करोगे तो बताओ ये सुक्रोज 100 यूनिट थी तो 50 यूनिट आएगी, हमें और जरूरत है, और भी चाहिए। यानी पैरेंकाइमा में जितना शुगर मिले सब उठा करके क्या कर लो? स्टोर। तो बताओ यहाँ पर पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। यू गॉट माय योर आंसर? ओके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा लोडिंग में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा अनलोडिंग। और लोडिंग की वजह से प्रेशर पॉजिटिव, अनलोडिंग की वजह से निगेटिव। कॉलम कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल फ्लो की मास फ्लो। और मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, 1, 2 और 3 बुक में ये बना है। इसकी थ्योरी है, ये मेरी अपनी बुद्धि की तरीका है। मुझे ये तीनों चाहिए। बता पाओगे? बता पाओगे? बता। हाँ, अभी नहीं आया क्या? ना आया तो पूछ लो अभी। अब मैं मानूंगा कि तुम्हें आया। मतलब मास फ्लो हाइपोथेसिस से कितने रूल? एक है कॉलम। और यहां पर सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट है। चीजें सोर्स से, सिंक से, यूनिडायरेक्शनल की बायडायरेक्शनल। मास फ्लो हो रहा है। मास फ्लो में रूल वही लगेंगे और वो रूल ट्रांसपायरेशन में तो दिखाई पड़ते हैं और फ्लोएम में दिखाई नहीं पड़ते। क्या मंच ने वो फ्लोएम के रूल देखे? और उसको देखने के लिए उन्होंने अपना चश्मा लगाया। उन्होंने कहा देखो पत्तियां यहाँ पर सिंक हैं कि सोर्स? और बाकी लोग जो खाना बना रहा है जिसे चाहिए बड, रूट, फ्रूट, मेरिस्टेम, हर जगह जहां खाना जरूरत है सिंक, हर वो जगह जो ग्रीन नहीं है सिंक, हर वो जगह जो ग्रीन है सिंक, 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 हर वो जगह जो हरी है, जो हरी नहीं है
तो बताओ बड़ी हरी जगह का नाम क्या था? लीफ। लीफ को देखा? पहले लीफ के एनाटॉमी बताओ। ऊपर वाली एडेक्सिया, अबैक्सिया, मिडरिब, मीजोफिल। खाना कहाँ बनता है? मीजोफिल बनता है। मीजोफिल खाने को कहाँ डालती है? मिड रिप में, फ्लोएम के अंदर। इट इज नोन एज लोडिंग। फिर मैं पूछता हूँ सोर्स की डेफिनेशन बताओगे? तुम सिंपल डेफिनेशन बताते हो। लीफ इज अ सोर्स। ये पूरी सही डेफिनेशन नहीं है। द फ्लोएम ऑफ लीफ इज सोर्स। Where the loading occur, it will behave like source. अगर जेब में एक डेफिनेशन डाल लोगे सोर्स की, कभी डरोगे नहीं। Where the loading occur, that will behave like source. जहां पर मिनरल की लोडिंग, वो भी सोर्स। जहां पर फ्लोएम की लोडिंग, वो भी सोर्स। किसके फ्लोएम में लोडिंग होगी? लीफ के। लीफ के फ्लोएम में लोडिंग होगी। किसकी लोडिंग होगी? ग्लूकोज के सुक्रोज। बना क्या था? ग्लूकोज। बनाया गया सुक्रोज। भरा गया फ्लोएम में। फ्लोएम में भरने के लिए मैंने माइन्यूट डायग्राम बनाया। सीव ट्यूब न्यूक्लियस, डेड सेल है, डेड की लिविंग। सीव ट्यूब के एक एलिमेंट का नाम सीव ट्यूब एलिमेंट। प्लेट्स हैं, प्लेट में परफोरेशन है, सी प्लेट है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, बीच में न्यूक्लियस है कि वैक्यूल? साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में है। अब इन साइटोप्लाज्म में हमें पहुंचाना है सुक्रोज। लोडिंग करनी, क्या करनी? लोड। और इनके पास अपना न्यूक्लियस। तो यानी इस घर में मकान मालिक है कि नहीं है? नहीं है। तो देखेगा कौन? पड़ोसी। पड़ोसी कौन? कंपेनियन। तो हमने सुक्रोज किसे दिया? कंपेनियन। कंपेनियन सेल ने कहाँ डाला? सीव ट्यूब डाला। तो पैसिव की एक्टिव। ये बात बच्चे समझ नहीं पाते कि एक्टिव डालने की जरूरत क्यों है। जितनी शुगर बने सब डालते जाओ। शुरुआत में तो जाएगी कम, बाद में ज्यादा, अलोंग के अगेंस्ट आगे। पहले से सीव ट्यूब में शुगर होगी और भरेंगे, अलोंग के अगेंस्ट आगे। एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। जैसे शुगर डाला, पानी चाहिए, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बन गया तो गाढ़ा की फीका? गाढ़ा। फीका और गाढ़ा सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो बताओ सोर्स पर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की लो। वही ट्यूब नीचे तक आई है, रूट पर आई है और सिंक पर आई है। उन ट्यूब का नाम जाइलम की फ्लोएम। अब वहां पर भी शुगर है, पहले से है। हम ये नहीं मानेंगे नाली खाली है, पहले से है। क्या उस शुगर को निकालना पड़ेगा? लोडिंग की अनलोडिंग? कई बार बच्चे बोलते हैं शुगर निकालोगे तो डालोगे क्या? रूट के बारे में सोचो। रूट में फ्लोएम ही है कि और भी है? एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल, जिसमें से पैरेन्काइमा किसके पास? पेरीसाइकल, कॉर्टेक्स। क्या यहाँ खाना स्टोर कर सकते हैं? यस। तो खाना कहाँ पड़ा है? फ्लोएम में। निकाल के पैरेन्काइमा को दिया जाए? क्या करेंगे? स्टोरेज। तो लोडिंग की अनलोडिंग? तो बताओ फ्लोएम से निकाला और फ्लोएम में डाला। जिस फ्लोएम में डाला वो सोर्स, जिस फ्लोएम से निकाला वो सिंक। द पॉइंट ऑफ अनलोडिंग, पॉइंट ऑफ सोर्स और सिंक एक एंड। सोर्स वाला पॉजिटिव, सिंक वाला ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका ट्रांसपिरेशन पुल से कोई लेना देना? एक जगह ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा और एक जगह ऑस्मोटिक प्रेशर कम। बताओ चीजें कहाँ? हाई प्रेशर से लो भेजनी पड़ेगी कि अपने आप? तो लोडिंग इज एक्टिव, अनलोडिंग इज एक्टिव, मास फ्लो इज पैसिव। फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब इस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, इस टॉपिक का दोबारा नाम पढ़ो। मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कुछ और लिखा है? इट इज अ मूवमेंट। उसके पहले वाले टॉपिक का नाम पढ़ो, ठीक पहले वाले का। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स में क्या होगी? लोडिंग। सिंक में क्या होगी? अनलोडिंग। फ्रॉम हाई सॉल्यूशन प्रेशर टू लो सॉल्यूशन प्रेशर। एंड इज ऑस्मोसिस। It is osmosis, it is diffusion। अजीब बात है, हम ऑस्मोटिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में मूवमेंट करा रहे हैं लेकिन ऑस्मोसिस नहीं करा, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या मूव करता है? सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्यूशन। तो बताओ ये मास फ्लो है? कल को मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देयर इज अ मूवमेंट, ध्यान सुनना, हवा नहीं लगेगी। देयर इज अ मूवमेंट
which is defined on the basis of osmotic pressure, and this is the movement from higher osmotic pressure to lower osmotic pressure, and this movement is known as number 1 osmosis, number 2 is mass flow, number 3 is diffusion, number 4 is something other. Not all the diffusion are from high osmotic pressure to low osmotic, it will be mass flow. और आधे से ज्यादा लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते ही क्या लगा देंगे, ऑस्मोसिस, जबकि ऑस्मोसिस कहां से कहां होती है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ क्या हो रहा है, यानी एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर मैं हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन ऑस्मोसिस की बात। और ये कहां लिखा है, सुनील सर के दिमाग में, एनसीईआरटी में। तो ये मत कहना कि सर आपने गलत पढ़ाया, हमने गलत पढ़ाया मतलब एनसीईआरटी। घर जाके पढ़ोगे। द लास्ट एक्सपेरिमेंट, इट इज नोन एज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, इट इज द लास्ट पैराग्राफ। कोई हेडिंग नहीं है, ये कोई हेडिंग नहीं है, एक पैराग्राफ है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय हार्टिग, साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो लिख लेना लास्ट पैराग्राफ में। एक साइंटिस्ट थे हार्टिग, इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि वाकई फूड फ्लोएम से मूव करता है। इन्होंने एक बड़े पौधे का एक स्टेम लिया, ये रहा स्टेम, और उसके नीचे उन्होंने एज्यूम की कि ये रही रूट, ऊपर लीफ एज्यूम की, ये रही लीफ। फिर इन्होंने सोचा कि स्टेम में क्या क्या होता होगा। हम अपने बच्चों से पूछ लेते हैं, बच्चे बता देते हैं, मैं खुश हो जाता हूं। बता पाओगे? हमें विश्वास नहीं, बता पाओगे? बता पाओगे? बोलो सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, फिर कॉर्टेक्स होगा, बहुत बढ़िया, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ स्टार्च है। फिर क्या होगी? पेरिसाइकल, यस और नो? फिर जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, एक ही में है। अच्छा एक ही में है तो कौन बाहर और कौन अंदर? जाइलम अंदर, फ्लोएम। तो चलो बीच में पिथ है। चलो अब बताओ ये वाला कौन सा होगा? जाइलम। और ये वाला फ्लोएम। आगे टिश्यू वही होंगे? नो सर, क्या क्या? एपिडर्मिस। अब बताओ जो खाना मूव कर रहा है वो जाइलम से कि फ्लोएम से? हाँ, अरे यार गड़बड़ बना दिया, सॉरी। खाना जो मूव कर रहा है वो जाइलम से कि फ्लोएम से? अब बताओ ये जो बनाया मैंने ये क्या है? और ये खाना किससे जाएगा? फ्लोएम। हाँ, तो पत्ती में जो खाना बन रहा है वो फ्लोएम से जाएगा। और अगर ये बात सही है तो हार्टिग इसे देखना चाहा। हार्टिग ने क्या किया कि सारे टिश्यू हटा दिए, केवल बीच का टिश्यू छोड़ा। यानी इन्होंने क्या क्या हटाया होगा भूल गए, पता नहीं सर क्या क्या हटाया। भाइयों बहनों तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर सारे टिश्यू हैं, हट गए। अरे यार पागलुओं के चक्कर में हम भी फंस गए और अपना दिमाग और खराब कर रहे हैं। बताओ यहाँ एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, सारे टिश्यू हैं। यहाँ पर भी थे, अब बचे कि नहीं रहे? नहीं रहे। सोचो मैं एक स्टेम हूं, ऐसे करवाओ हमसे। पूरे स्टेम में पूरा गोल गोल स्टेम हूं, मैंने इस जगह चीरा लगाया, चीरा लगा के पहला पोर्शन इतना निकाला, ये क्या निकली? एपिडर्मिस। ऊपर भी निकल गई। अबे आइटम ऊपर नहीं निकली, कितना चीरा, पहले क्या निकला? फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम।
क्या नहीं निकाला? जाइलम। यानी ऊपर मोटा, नीचे मोटा, बीच में पतला। मूसल देखे हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो द मूसल? हाँ, ये गांव के लोग हैं, गवैले। तो गांव के लोगों ने मूसल जैसा देखा है, यानी ऊपर लकड़ी, नीचे भी लकड़ी, बीच में हत्था। यस सर। सर गए थे खाना खाने, वहां पर सर एक वो राजस्थान वाले लोग थे, वहां पर एक महिला बैठी थी, याद आया, कुछ कुछ वैसे बना देना। तो बताओ, हर जगह के टिश्यू हटाएंगे, कुछ जगह के? इन सारे टिश्यू का रिमूवल इज नोन एज गर्डलिंग। रिमूवल ऑफ द टिश्यू, रिमूवल ऑफ द बार्क। किसी को याद है व्हाट इज बार्क? ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर सब कुछ निकाल दिया। यस और नो? यस और नो? तो क्या नहीं निकाला? जाइलम। क्या निकाल दिया? फ्लोएम। फ्लोएम पूरा रिमूव कर दिया। फ्लोएम को रिमूव कर दिया पूरी जगह पर कि कुछ जगह? उस जगह की जगह का नाम गर्डलिंग। बोलो क्या नाम? और ये गर्डलिंग किसने की? हार्ट। अब रोज की तरह पत्तियां खाना बना रही हैं, कह रही मैं तो खाना बनाऊंगी, हार्टिक कुछ भी बदतमीजी कर गया। रोज की तरह ग्लूकोज बन रहा, रोज की तरह सुक्रोज भी कन्वर्ट हो रहा, और सुक्रोज की जा रही है लोडिंग। क्या की जा रही है? और यहाँ पर प्रेशर पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और खाना नीचे चल रहा है। यहां तक खाना आया, लेकिन आगे फ्लोएम फ्लोएम नहीं है, तो खाना नीचे नहीं जाएगा, तो खाना यहीं रुकने लगेगा, और यहाँ एक गांठ बनने लगेगी जहां पर खाना स्टोर होने लगेगा। इससे प्रूफ होता है कि जाइलम होने के बावजूद, किसके होने के बाद? क्योंकि जाइलम हमने छोड़ दिया, जाइलम होने के बावजूद खाना नीचे नहीं गया। इसका मतलब जाइलम खाने को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जाइलम रहते भी खाना यहीं कलेक्ट होने लगा। हमने क्या निकाला था? फ्लोएम। फ्लोएम निकाला था, और फ्लोएम निकलने के बावजूद खाना नीचे नहीं गया, तो यहाँ पर नॉट बनने लगी। क्या बनने लगी? और नॉट बनना इस बात का सबूत है कि खाना नीचे जा रहा कि रुक रहा है। और रुक रहा है तो क्यों रुक रहा? क्योंकि नीचे फ्लोएम क्या प्रेजेंट है? जाइलम प्रेजेंट होने के बावजूद भी खाना नीचे नहीं गया। इसका मतलब खाना जाइलम से नहीं जा। इससे प्रूफ होता है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है, फूड ट्रांसपोर्टेड थ्रू। यस, यही प्रूफ किया गया, फूड ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। अब इसके आगे टीचर अपना दिमाग लगाता है, बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान बताइए पहले कौन मरेगा? स्टेम की रूट। क्यों? क्योंकि ये खाना कहाँ जा रहा था? रूट। रूट भूखी मर जाएगी, अगर रूट मर गई तो ऊपर वाला बचेगा, क्योंकि अंततः प्लांट किस पे डिपेंड है? रूट। तो पहले कौन मरेगा? रूट, फिर प्लांट। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बताइए, अगर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है तो बताइए कौन है जो पहले मरेगा? रूट। क्योंकि रूट को पानी मिलता रहेगा, मिनरल मिलते रहेंगे, क्या नहीं मिलेगा? खाना, क्योंकि इसे खाना बनाना, खाना कौन बना रही है? लीफ। कुछ दूर तक खाना चलेगा, क्योंकि इसने कुछ खाना क्या रखा था? स्टोरेज। एक दिन स्टोरेज बचेगा कि खत्म हो जाए, खत्म, और खाने की जरूरत आएगी, लीफ से मांगा जाएगा। लीफ कह रही मैं भेज तो रही हूँ, ये कह रही नहीं मिल रहा, तो बोले बीच में कोनो धोखा दे गया। कौन दे गया? फ्लोएम। फ्लोएम है कि नहीं है? किसने काट दिया? हार्ट। एक्सपेरिमेंट का नाम गर्डलिंग। सम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। बोलो, रिंगिंग। रिंग निकाल दिया गया। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट दूसरे तरीके से भी होता है कि सारे टिश्यू बचा लो और सेंटर टिश्यू को खोखला कर दो। बताओ अब क्या नहीं जाएगा? पानी। पानी नहीं जाएगा तो खाना नीचे नहीं है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज द रिंगिंग और गर्डलिंग। गर्डलिंग किसने परफॉर्म किया? इत श्री प्रथमो अध्याय ऑफ फिजियोलॉजी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। द्वितीय अध्याय की तरफ चल रहे हैं। बस का है, अब नहीं पढ़ोगे?
क्यों, दूसरा चैप्टर पढ़ने में क्या दिक्कत है? देखो मैं तुम्हें बता दूं, अगर मुझे किसी ने बोला सुनो 31 जनवरी को आपकी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर बनेगा, कितनी को? 31 को, और इस बार है, आज कितनी तारीख है? 15 तारीख को या 16 तारीख को जो पेपर है, इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, बोलो कौन? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर सुनो, इस चैप्टर को तो मैं बहुत पहले पूरा कर दूंगा, नो डाउट, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन पूरा करने में मुझे 4 दिन लगेंगे। आज कौन सी तारीख है? 6। लेकिन अगर मैं 16 तारीख तक केवल मिनरल न्यूट्रिशन पूरा कर पाया, तो फिर 16 से 31 के बीच में 15 दिन है, कितने? और कितने चैप्टर हैं? 3। नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस हफ्ते हमें एक चैप्टर की लीड लेनी। इसका मतलब मिनरल न्यूट्रिशन कल पढ़ेंगे आज, ताकि अगले सैटरडे तक आते आते हम क्या खत्म कर दें? मिनरल। तो जब 17 तारीख को आप जाओ तो क्या खत्म हो चुका हो? 17 मिनरल। लेकिन मिनरल के साथ साथ और क्या चालू हो जाए? फोटोस। एक चैप्टर नहीं, 2 दिन की लीड मिल जाए काफी है। ले पाओगे? और इस सैटरडे को आप पढ़ेंगे, चक्कर में मत रहिएगा। जरूरत पड़ी तो मैं कब बुलाऊंगा? संडे। ठीक, ओके। हाँ, शाम को नहीं बुलाएंगे, सुबह ना बुलाएंगे। देखो सैटरडे तो मैं बुलाऊंगा, सैटरडे बुलाऊंगा, और संडे को डिपेंड करेगा कि केमिस्ट्री और बाकी लोगों ने क्लासेस कैसी लगाई। हाँ, क्लास रहेगी। ओके, बाय द वे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड चैप्टर ऑफ द, इट इज नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन। अजीब बच्चे देखे, टीचर पढ़ाना चाहता है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जबकि भी टाइम पूरा 1 घंटा बाकी है। पढ़ाऊंगा मैं, तुम्हारी मर्जी हो, बच के निकल लो, हम तो पढ़ाइबे। आजकल नई लैंग्वेज सोच ठीक रहा हूं बेटा। हाँ, प्रतापगढ़ वाली, हम तो पढ़ाऊ मर्द। बच्चा मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटा, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना। वाह, तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो गया। अब मैं पढ़ाऊं? इरशाद इरशाद। एक और हाँ। रोड कभी सोर्स की तरह बिहेव करेगी। जब पतझड़ आएगा, पत्तियां खाना बनाना बंद कर देगी, देन द रूट विल बिहेव लाइक सोर्स। फोर्ट नहीं होगी, लेकिन स्टोरेज तो है। स्टोरेज वाला पेरेंट टाइमर वापस करके फ्लोएम को देगी। एक्टिव की पैसिव, एक्टिव। जहां से अनलोडिंग होने लगी थी, वहां क्या होने लगी? लोडिंग। और एक रूल पढ़ाया, जहां लोडिंग वहां सोर्सेस से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर विल बी द रिक्वायरमेंट, वहां पर खींचा जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। एक ही रूल है, ट्रांसपरेशन पुल ना लगाएंगे हम, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाए गए हैं। बैठो, वो कह रहा कि अब तो सब ट्रांसपरेशन पुल लगा दो ना। फ्लोएम में कभी भी ट्रांसपरेशन पुल, अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही है तो उसे जितने जल्दी हो विष की तरह त्यागे। किसकी तरह? हाँ, विष आप खाएंगे। तो भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत में एक शब्द है पादप। और जितने लोगों ने संस्कृत और हिंदी पढ़ी है, पादप का मतलब उन्होंने हमेशा पौधा सुना है, पौधा। अबे वृक्ष नहीं, पढ़ने का मूड है ही नहीं तुम्हारा। और इसको 2 शब्दों में बांटा गया है, वन इज पाद एंड द पाद। कुछ लोग इस पे हंस देते हैं,
हंस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम कुछ भी करो इसका मीनिंग फुट ही होता है। फुट पैर, और पा न्यूट्रिशन, पोषण न्यूट्रिशन। जो अपने पैरों से अपना पोषण करे वो है पादप। पौधे वो हैं जो अपने पैरों से अपना पोषण करते हैं, अपना खाना पीना अपने पैरों से करते हैं। पादप पैर। अब पौधों के पैर होती हैं जड़ें। तो हम लोगों को बोला गया ये जो रूट हैं दे बिहेव लाइक पाद, और इन्हीं से न्यूट्रिशन पौधे लेते हैं, और दो न्यूट्रिशन लेते हैं, एक है वाटर और एक है मिनरल। आज मैं इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ाने आ रहा हूं? कौन सा न्यूट्रिशन? मिनरल न्यूट्रिशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पादप। यू गॉट माय पॉइंट? अब सुनो, बोलते हैं इस दुनिया में जो भी प्लांट है उसे ग्रोथ और डेवलपमेंट करना ही करना। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट रिक्वायर्ड समथिंग। प्लांट को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्लांट को चाहिए प्रोटीन, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चाहिए, इन्हें भी चाहिए। प्लांट को चाहिए फैट, प्लांट को चाहिए वाटर, और प्लांट को चाहिए मिनरल। द प्लांट दे रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड मिनरल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एन एनसीईआरटी बुक लिखती है कि ये तीन ऊपर के न्यूट्रिशन दे आर नोन एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और द ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट का ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है। और नीचे के दो न्यूट्रिशन एनसीईआरटी कहती है दीज आर इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। और बुक कहती है ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के लिए एक ही प्रोसेस काफी है, नाम है फोटोसिंथेसिस। यानी कल को पूछे कि कार्बोहाइड्रेट पौधे कहां से लाते हैं, फोटोसिंथेसिस। और बाकी चीजें वो अपनी मेटाबॉलिज्म से बना लेते हैं, यानी प्रोटीन बना लेते हैं बाई अमीनो एसिड, और फैट बना लेते हैं बाई फैटी एसिड एंड लिपिड। तो इन्हें ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन करने के लिए दो मुख्य प्रोसेस हैं, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिज्म। लेकिन बेचारे प्लांट इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन करने के लिए केवल और केवल धरती माता पे डिपेंडेंट है, दैट इज नोन एज सॉइल। और इसलिए आयुर्वेदा, इंडियन साइंस पौधों को पादप इसीलिए बोलती है कि ये लोग बिना सॉइल के जिंदा। जब ये बिना सॉइल के जिंदा नहीं सह सकते, इसका कारण है ये दो चीजें, वन इज नोन एज वाटर, दूसरा कौन? मिनरल। और वाटर और मिनरल इन्हें हमेशा सॉइल से मिलेंगे। तो बताओ ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? फोटोसिंथेसिस। किस पे? और इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड? सॉइल। और ये बात कि पौधे सॉइल पर ही निर्भर रहते हैं, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आती। देखो समस्या क्या है, दुनिया के सारे धर्म अच्छे, सारी लैंग्वेज अच्छी है, सारे स्किन कलर अच्छे हैं और सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर है वो हमेशा दूसरे से अपने आप को बड़ा बताने में लगा रहता है। और इसीलिए हर धर्म दूसरे से अच्छा होने की साबित करने में लगा हुआ है, हर रेस, हर जाति दूसरे से अच्छा साबित करने में लगी हुई है, हर इंसान दूसरे इंसान से बेहतर अपने आप को साबित करने में लगा है। और यही लड़ाइयों की जड़ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, दुनिया में हर आदमी बताता है मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अलग है और तुमसे ज्यादा अच्छा है, मेरा स्किन कलर तुम्हारे स्किन कलर से बेहतर है, मेरे पापा तुम्हारे पापा से अच्छा कमाते हैं। और यही लड़ाई की जड़ है। एक्चुअली इस दुनिया में हम लोग भेजे गए हैं एक
किंगडम के अंदर उस किंगडम का नाम है एनिमल, जिसमें पोरीफेरा भी आता है, सीलेंट्रेटा भी आता है। और एक फाइलम के अंदर जिसका नाम है कॉर्डेटा, जिसमें मछलियां भी आती हैं, मेढक भी आ जाते हैं। एक क्लास के अंदर जिसका नाम है मैमल, जिसमें कि गाय हैं, बैल हैं, सब आते हैं। और एक ऑर्डर के अंदर जिसका नाम है प्राइमेट, जिसमें हम मंकी, एप भी रखते हैं। पर पता नहीं क्यों हमें ये रहता है कि हम सबसे बेहतर हैं, और इसी बेहतर के चक्कर में लोग एक दूसरे को डिस्प्रूव करते हैं। और यही काम 1860 में, आई एम सॉरी टू से मैं किसी का बुरा नाम नहीं ले रहा हूं, 1860 में जूलियस वॉन सैक ने किया। किसने किया? और जूलियस वॉन सैक ने कहा कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार पौधे बिना सॉइल के जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि सॉइल से उन्हें क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल। और जूलियस वॉन सैक ने पौधे ग्रो कराए बिना सॉइल। किसके? और इनके कल्चर का नाम है सॉइल लेस कल्चर। फिर से बोलो, यानी पौधों को ग्रो कराया होगा इन सॉइल और इन एब्सेंस ऑफ सॉइल। जबकि इंडियन माइथोलॉजी, एशियन माइथोलॉजी, गीता, कुरान, ये सब इस बात को मानती हैं कि पौधा अगर जीवित है तो उसे क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल। और वो कहां से मिलेगा? तो बिना सॉइल के प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। लेकिन एक भाई साहब आए, कब? तो जूलियस वॉन सैक नाम है इनका। क्या नाम है? जूलियस वॉन सैक। और इन्होंने कहा, क्या कहा? कि प्लांट की ग्रोथ हम सॉइल के बिना कर सकते हैं। यस और नो? और इसी सॉइल लेस कल्चर का दूसरा नाम रखा गया हाइड्रोपोनिक्स। फिर से बोलो। और हाइड्रोपोनिक्स पर वो भूल गए कि वो सॉइल के बिना कर सकते हैं, लेकिन वाटर एंड मिनरल के बिना नहीं कर सकते। तो आइए इनका सॉइल लेस कल्चर, इनकी हाइड्रोपोनिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा? जूलियस वॉन का हाइड्रोपोनिक्स। करें? बता पाओगे क्या लिखा है मैंने? चैप्टर का नाम क्या है? क्या हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ रहे हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन? मिनरल। और जो मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे भाइयों बहनों, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। चलो, हमने बोला कि पौधों को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितनी चीजें चाहिए? 5 चीजों के नाम याद है? पहला प्रोटीन, पक्का? और सारी चीजें पौधों को बेटा एक ही जगह से मिलने की अलग अलग। पहले 3 न्यूट्रिशन का नाम, ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। आखिरी के 2 इनऑर्गेनिक में कौन कौन? वाटर एंड। ऑर्गेनिक में कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके लिए एक प्रोसेस भगवान ने दिया, फोटोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म। बताओ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के लिए क्या दिया? सॉइल दिया। सॉइल में कितनी चीजें दी? 2। एक कौन? वाटर, एक कौन? मिनरल। और पौधों का नाम पादपा रखा गया। बिना सॉइल के जी पाएंगे कि नहीं? नहीं। पर एक साइंटिस्ट आए, नाम बताओ? जूलियस वॉन सैक। इन्होंने क्या परफॉर्म की? हाइड्रोपोनिक्स ऑल्सो नोन एज सॉइल लेस कल्चर। हम लोग अपनी जानकारी के लिए इसको एक और नाम देते हैं, इट इज नोन एज सॉल्यूशन कल्चर। सॉल्यूशन कल्चर। और इस सॉल्यूशन कल्चर का एक एक्सपेरिमेंट डायग्राम के रूप में हमारी एनसीईआरटी में बनाया गया। उन्होंने कहा, सर आप एक जार लीजिए, बड़ा सा जार, और इस जार में पहले वाटर भरिए। तो सॉइल से हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक कौन? वाटर। तो सॉइल नहीं है पर वाटर है। और बोले अब इस वाटर में डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। कैसे? कोई भी मिनरल झोंक दो, नमक झोंक दो, कुछ भी झोंक दो, नहीं, डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन डालिए। डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन डालिए।
और बुक ने ये डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन डालने की टेक्निक भी दिखाई है, बूंद बूंद करके उन्होंने डाला है। यहां इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब जैसी पिपेट लगाई हुई है, देखो ध्यान से, लगी है नहीं लगी है, लगी है और लगी है, और इससे इन्होंने क्या डाला है, सॉल्यूशन। यानी इनमें इस सॉल्यूशन में मिनरल है जो पानी में घोले जा रहे हैं, और इसकी सप्लाई यहां से जारी रखी है। यानी जितना मिनरल चाहिए हम लोग यहां से डालते रहते हैं, और ये मिनरल जाता कहाँ है, वाटर है, और क्या बनाता है, सॉल्यूशन, अनडिफाइंड की डिफाइंड। अब इसी डिफाइंड सॉल्यूशन में मैंने एक पौधा लगा रखा है। पौधे की जड़ें पानी में भीग रही हैं, यानी पानी में लग रही हैं। अब पानी में जब ये जड़ें लग रही हैं तो इसे दो चीजें मिल रही है, एक कौन, वाटर, दूसरा कौन, मिनरल, और ये मिनरल यहां से डाले जा रहा है, और इनको कॉन्टिन्यूअस घोला जा रहा है ताकि इनकी कंसंट्रेशन हर जगह बराबर है। और देखा गया कि पौधा ग्रो करने लगा, क्योंकि पौधे को 5 ही चीज चाहिए थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। फिर इन्होंने एक बड़ा अच्छा इंतजाम किया, एक यहां पर ट्यूब भी लगाई है, और इस ट्यूब का नाम उन्होंने रखा है एयरेशन ट्यूब। फिर से बोलो, और इस ट्यूब से इन्होंने एयर आने जाने का प्रबंध रखा। कल इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, जिस बच्चे ने मुझसे बोला था कि वाटर का सर पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव नहीं होता, खड़ा हो जाए कहां। क्लास खत्म होने के बाद डांटूंगा नहीं बेटा मैं। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर आपने ये बात गलत बता दी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्टिव हो सकता है। सर मैंने वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव पढ़ा है। कैसा पढ़ा है? और आप क्या पढ़ा रहे हो? एक्टिव। देखिए मैं उसको प्रूव करने जा रहा हूं। ये एयरेशन ट्यूब इसलिए लगाई गई है ताकि इससे क्या घुसता रहे, एयर। एयर घुसेगी तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से पौधे क्या करेंगे, रेस्पायरेशन। क्या बनाएंगे, एटीपी। फिर से बोलो, एटीपी बना बना करके ये मिनरल का एब्जॉर्प्शन और वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिवली करेंगे कि एक्टिवली, एक्टिवली। और तब एक्टिवली एब्जॉर्ब करके पौधा ग्रो करेगा। तो बताओ एयरेशन ट्यूब ना होती तो पौधा क्या ना कर पाता, रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन ना कर पाता तो एटीपी ना बनती, और एटीपी ना बनती तो पानी में रहने के बावजूद पौधा पानी एब्जॉर्ब कर पाता कि नहीं। यही सेम समस्या तब होती है जब आप सिंचाई ज्यादा कर देते हो और पौधा पूरा पानी में डूब जाता है। तो पूरा जब पानी में डूब जाता है तो बताओ पानी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, और ऊपर की ऑक्सीजन नीचे आ नहीं पाती। तो इस डूबे हुए पौधे को क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन। क्या नहीं बनती, एटीपी। तो बताओ क्या एब्जॉर्ब नहीं होता, मिनरल। क्या एब्जॉर्ब नहीं होता, वाटर। तो पौधा पानी में रहने के बावजूद भी पानी की कमी से मर जाता है। अजीब कहानी। पानी में पानी की कमी से मर जाता है। क्यों? क्योंकि मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हुए तो वहां पर कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। कहां पर, जाइलम में। और पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशन। बोलो कौन? फिजिकल की फिजियोलॉजिकल? फिजिकल ड्राई क्या होता है, पानी ही ना हो। तो बताओ पौधा किस वजह से मरा, फिजिकल ड्राई। पानी है लेकिन पौधे को नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा, फिजियोलॉजी। तो हाइड्रोपोनिक्स में हमने एयरेशन ट्यूब का भी इंतजाम रखा है। एयरेशन ट्यूब का इंतजाम करके हमने यहाँ से एयर भेजी है, और हमने देखा कि पौधा खूब बढ़िया मजे से ग्रो कर रहा है। तो 1860 में जूलियस वॉन सैक तो बेटा सक्सेसफुल हो गए ये बात प्रूव करने में कि सॉइल जरूरी नहीं है, बिना सॉइल के भी हाइड्रोपोनिक्स हो सकते। किसी ने इनसे कहा कि हे जूलियस वॉन सैक, ये हाइड्रोपोनिक्स तुम टमाटर जैसे पौधों में, मटर जैसे पौधों में कर रहे हो, औकात है तो बरगद के पेड़ पे करो, नीम में करो। तब उन्होंने कहा बड़े पौधों में पॉसिबल नहीं। और तब से लेकर आज तक हाइड्रोपोनिक्स को हम लोग कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। कैसा यूज कर रहे हैं? और कॉमर्शियल यूज में हम लोग नीम और आम उगा रहे होंगे। हाँ।
क्या उगा रहे होंगे? यस, हमने उगाए हैं टोमेटो, टोमेटो और सीडलेस कुकुम्बर। बेटा बस मेरी नकल मत किया करो। टोमेटो उगा सकते हो, सीडलेस कुकुम्बर उगा सकते हो, लेटस। लेटस एक प्रकार का सलाद है, जो आप पत्तियों वाला सलाद है, सैलेड है, जिसको खा सकते हो। तो बोल रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स का कॉमर्शियल यूज करके हमने कई पौधे उगाए हैं। बोलो कौन कौन से पौधे? टमाटर, सीडलेस कुकुम्बर, लेटस। क्या हम लोग इससे आम नीम जैसे पौधे उगा सकते हैं? अच्छा, जब हाइड्रोपोनिक्स होने लगी तो लोगों के दिमाग में खुराफात सूझी। अब तुम फोन निकाल चुके हो, उसको रख लो अंदर। वो ऐसे निकाल के ऐसे देख रहा कि कब ये मुड़े हैं और कब हम इसे देखें, और हम भी देख रहे हैं कब तक तुम जो खड़ा करो। कुछ नहीं बोलो, इंपॉर्टेंट मैसेज था। हाँ, टाइम ये सही नहीं है। टाइम बेटा कहीं जाना है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा बेटा, पढ़ने में तो कभी मन नहीं लगना। कुछ बिरले लोग होते हैं और उनके तो मैं पैर वैर भी छू लेता हूं, जिनको जो लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि सर मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, तो मुझे वो रेयर स्पीसीज लगते हैं। मैं उनकी फोटो वोटो खींच के अपने मंदिर में लगा लेता हूँ कि प्रभु इनको पढ़ने में मन लगता है। और कुछ लोग होंगे जो अपनी स्टाइल मारेंगे, सर हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। पढ़ना केवल मजबूरी है, पढ़ाई एंड सिलेक्शन इट इज अ कंप्रोमाइज। बैठ जा बेटा। देखो हमको वहां पर दिख जाता है कि तुमने चुपचाप से फोन निकाला और तुम ऐसे निकाल रहे थे धीरे धीरे कि ये इधर मुड़े यार। कुछ अभी यहां बैठे कहते हम निकालने से नहीं देख पाते, देखते हैं बेटा, इग्नोर करते हैं, क्योंकि तुमको कचरने का मन करता है। कचरना जानते हो? द वे माई मम्मा दे यू नो गूंथते हैं क्या आटा, दैट इज नोन एज कचरना। बेटा पढ़ाई करो। बताओ, जैसे ही बेटा हाइड्रोपोनिक्स इस दुनिया में आई, लोगों में खुरापात सूझी। जैसे ही आप एक काम होते हुए देखते हो, आप में खुरापात सूझती, क्योंकि आपके अंदर एक नेचुरल वैज्ञानिक है। अब आप कहते हो अगर मैं मिनरल कम कर दूं तो जो मिनरल कम किया उस कमी की वजह से पौधे में दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आई तो मिनरल इसेंशियल है, और नहीं आई तो सर हमने सोडियम हटा दिया, पौधे की ग्रोथ पे कोई फर्क। इसका मतलब सोडियम पौधों के लिए जरूरी। ये सोडियम जो हमारे लिए इतना जरूरी है कि हमें ना मिले तो दाल खराब लगती है, ज्यादा मिल जाए तो दाल में नमक ज्यादा, वो सोडियम पौधों के लिए जरूरी नहीं। सर सिलिकॉन ना मिले, सिलिकॉन अगर ना हटा लें तो पौधे की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं। इसका मतलब सिलिकॉन जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा आओ करके देखें। क्या करके देखें? कुछ मिनरल ऐड करें। तो हाइड्रोपोनिक्स में कुछ के दौरान उन्होंने कुछ मिनरल किए ऐड और कुछ मिनरल किए रिमूव, और कुछ मिनरल का लिया वेरियस कंसंट्रेशन, और ये बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहे। यानी आजकल हम लोग हाइड्रोपोनिक्स में मिनरल की इसेंशियलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मिनरल तुमने यहां से हटा लिया, मान लीजिए नाइट्रोजन हटा लिया, क्या हटा लिया? हाँ? अब बताओ पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो बोला गया
कि हमने कुछ मिनरल ऐड किए, कुछ रिमूव किए, कुछ वेरियस कंसेंट्रेशन में लिए, और ये कर करके हमने पता लगाया कि कौन सा मिनरल है हमारे लिए इसेंशियल, बोलो क्या, और कौन है नॉन इसेंशियल। अगर मैं तुमको काउंट कराने पे आ जाऊं तो पीरियोडिक टेबल में लगभग 100 से ऊपर एलिमेंट है। कितने? 100 से ऊपर नेचुरल, 118 में मैन मेड भी हैं बेवकूफ। और ये नेचुरल एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। और सॉइल से कहाँ आ सकते हैं? पौधे में। पर क्या 100 के ऊपर जितने भी एलिमेंट है सब इसेंशियल है? कुछ होंगे इसेंशियल, कुछ होंगे जिनके डालने पर ग्रोथ बढ़ जाती होगी, जिनके निकालने पर ग्रोथ रुक जाती होगी इसेंशियल, जिनके डालने पर भी कोई फर्क, दैट इज नॉन इसेंशियल, जिनको निकालने पर भी कोई फर्क ना पड़े, इट इज नॉन इसेंशियल। तो बताओ हमने क्या किया? मिनरल ऐड किए, मिनरल रिमूव किए, मिनरल का वेरियस कंसंट्रेशन लिया और पता लगाया कि कौन मिनरल है इसेंशियल, कौन है। अगर कोई मिनरल इसेंशियल हुआ, क्या हुआ? अरे भूल भैया सही ढंग से सुन लो, मेरा काम बन जाए, गड़बड़ मत करना। अगर कोई मिनरल हुआ इसेंशियल, तो बताओ इसेंशियल यानी इसेंशियल मिनरल को रिमूव करने पर ग्रोथ प्रॉपर होगी कि नहीं होगी? प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती तो बताओ प्लांट में ध्यान से बताना, प्लांट की ग्रोथ सही होगी कि खराब हो जाएगी? खराब। अगर प्लांट की ग्रोथ बेटा खराब हो गई तो क्या प्लांट कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम पैदा करेंगे? बताओ ये जो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम आए हैं वो सिम्टम किसकी वजह से आए हैं? मिनरल की अधिकता से कि कमी से? और इन्हीं सिम्टम्स का नाम है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। बोलो क्या नाम है? तो बताइए मुझे, क्या हाइड्रोपोनिक्स का केवल कॉमर्शियल यूज है कि बेटा लैब यूज भी है? कॉमर्शियल में तो हम क्या क्या ग्रो करा सकते हैं? टोमेटो, सी कुकुम्बर, लेटस। लेकिन क्या हम लोग लैब में भी कर सकते हैं? लैब में क्या क्या कर सकते हैं? कुछ मिनरल ऐड, कुछ मिनरल रिमूव, कुछ मिनरल का वेरियस कंसंट्रेशन, और ये कर करके हम पता लगाते हैं कौन सा मिनरल है इसेंशियल, कौन सा है नॉन इसेंशियल। और अगर इसेंशियल मिल गया तो हम और क्या पता लगा सकते हैं? डेफिशिएंसी। तो हाइड्रोपोनिक्स तुम्हें 3 चीजें बता सकती है। 1 इज मिनरल, नॉन इसेंशियल मिनरल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम। नहीं आया ना? सब नहीं आया? आया? इतना अंगड़ाई बंगड़ाई मत लो, अभी आधा घंटा है, ये घड़ी 10 मिनट लेट है, सॉरी फास्ट है, फास्ट है। तुम बैठे का आए हो सूर्या? हम पे एहसान कर रहे हो? हम पे एहसान कर रहे हो पढ़ के? बेवकूफ कहीं का। हमें क्या, जाओ कोर्स खत्म। एक गाना बनाने के अलावा कुछ ना कर पाओगे ओमेगा ओमेगा करके, क्योंकि सामने में लोग तो फिर हम पटकेंगे भी, क्योंकि तुमसे कहेंगे पढ़ा रहे थे तो तुम पढ़ नहीं रहे थे। बताओ हाइड्रोपोनिक्स का जो सिस्टम बनाया गया उसमें क्या क्या अटैचमेंट है? बिना देखे बता पाओगे? इससे भी क्वेश्चन है। बताओ, एक जार लिया, जार में अल्कोहल लिया, अल्कोहल की पानी, वाटर लिया, पिपेट लगाई, पूरा मिनरल एक बार में भर दिया, धीरे धीरे भरा, और वो पिपेट में जो मिनरल सोल्यूशन है वो अनडिफाइंड की डिफाइंड प्लांट लगाया और उसकी जड़ें काट दी, और उसमें एक ट्यूब लगाया जिसमें कोको कोला डाल रहे, एयर डाल रहे। बताओ एयरेशन ट्यूब का भी यूज है? एयर नहीं जाएगी तो एटीपी नहीं बने, और एटीपी नहीं बनेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन। तो बताओ फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस भी होती है, फिजिकल ड्राइनेस भी होती है। पानी ना हो, पानी हो मिले ना। हाँ? आज एक बच्चा और क्वेश्चन पूछ रहा था, सर आपकी बुक में आपने क्वेश्चन दिया है कि एक पौधे को तुमने ज्यादा खाद पानी डाल दिया, बहुत ज्यादा खाद डाल दी और फिर सिंचाई की। बताओ बाहर सोल्यूशन फीका की गाढ़ा? हाँ? क्योंकि यहाँ पर खाद ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम की ज्यादा है।
और वहां पर रूट की सेल्स जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, एंडो ऑस्मोसिस के एक्सो, एंडो। तो बताओ सिंचाई करने पर पानी पौधे को मिल रहा कि पानी बाहर निकल रहा? इसका मतलब खाद बहुत ज्यादा तोपनी, कम कम डालो। और ये भी कैसी ड्राइनेस है, यहाँ पानी की कमी है, यहाँ पर पानी है लेकिन पौधा, क्योंकि तुमने खाद कम डाली कि ज्यादा खाद डालने से मिनरल कंसंट्रेशन बाहर बढ़ गया तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। और बेटा एंडो ऑस्मोसिस के एक्सो तो बजाय पानी रूट में घुसने के बाहर नहीं आया। तो बताओ क्या हमें ट्यूब की जरूरत है? ट्यूब का नाम एयरेशन। सक्सेना साहब को समझ में नहीं आया? आ रहा तो कुछ अगर दिक्कत तो पूछ लेना। हाँ अब सुनो, अब मैं जब ये सब तुमको हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा चुका तो मैंने बोला हाइड्रोपोनिक्स का कॉमर्शियल यूज भी है, लैब यूज भी है। कॉमर्शियली हम लोगों ने अपने घरों में बेटा, हाँ याद रखना, आजकल हाइड्रोपोनिक्स को यूज कर रहे हैं लोग। नोएडा में लोग यूज कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स को। सर जी कौन सा जगह हरियाणा की है, गुरुग्राम का नाम क्या है, गुड़गांव। यहाँ पर 20-20, 25-25 मंजिल ऊपर वाली इन टेरेस में वो लोग गार्डन बनाए। बोलो सर उतने ऊपर कैसे गार्डन बन सकता, बेवकूफ बना रहे हो सर, गमलों में नहीं बनाया, हाइड्रोपोनिक्स से। और ऐसा एक हाइड्रोपोनिक्स मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि उसका एक डायग्राम आपकी बुक में बना है। सोचो ये छत है और ये तुम 25वीं मंजिल में हो, नीचे 24 मंजिल नीचे तक जमीन नहीं है और ये छत है। अब इस छत में एक कम से कम 5 इंची ट्यूब सोचो कि जो तुमको मैंने चारों तरफ से लगाया हुआ है, एवरीवेयर, यानी चारों तरफ मैंने एक ट्यूब लगा रखा है, पाइप लगा रखा है। और इस पाइप को एज्यूम करो कि ये वो पाइप है जो पूरी जगह पे लगा हुआ है, ये नीचे नहीं जा रहा, ये साइड में जा रहा। मेरे पास कोई तरीका नहीं कि मैं 3D दिखा सकूं, ये नीचे जा रहा कि साइड में, साइड। और इस पाइप में मैंने किया हुआ है छेद और यहां बना दिए हौद। लेट्स सपोज जहां आप बैठे हो मैंने बना दी हौद और यहां पर मैंने एक पाइप लगा रखा है, मोटा सा पाइप ऐसे ऐसे। इस हौद से मैंने एक कनेक्शन किया हुआ है छोटे पाइप पर और वहां पर लगाई है जेट मोटर, क्या, और इस हौद में मैंने बनाया मिनरल सोल्यूशन, खाद पानी सोल्यूशन, सारा मिनरल सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। और जेट पंप से मैं इस पानी को इस पाइप में डाल, पाइप में, किसमें, पाइप में डालने के बाद पानी पूरा पाइप में भर दिया है। मैंने पाइप को स्लैंट नहीं रखा है, सीधा रखा है। कैसा रखा है, सीधा। और सीधा रखने की वजह से पानी हर जगह पहुंच चुका है। किसने भेजा है, जेट पंप। तो पूरे के पूरे पाइप में क्या पहुंच चुका है, पानी। कौन सा पानी, मिनरल। हाँ? और अब इस पाइप में मैंने किए हैं छेद और इन छेदों में टमाटर के पौधे लगा रखे। और ये जो पौधे लगाए हैं पूरे पाइप में छेद है कि जगह जगह पर, जगह उनमें क्या लगा रखा है, टमाटर के पौधे। और इन टमाटर के पौधों की जड़ें कहाँ जा रही हैं, पाइप के अंदर, जिसमें क्या डाला है, सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन पूरे पाइप में घूम चुका है। अब उनकी हाइट एडजस्ट करने का मेरे पास तरीका है। मैंने 3-4 दिन तक ऐसे चारों तरफ मैंने टमाटर रख रखे हैं। मेरे पास हाइट एडजस्ट करने की एक मशीन है। जैसे ही मैंने उस मशीन को दबाया ये स्लैंट हो गया। क्या हो गया, स्लैंट। सारा पानी निकल के कहीं इकट्ठा हुआ, वहां से एक नाली लगाई है हौद की, तो वो पानी जो गया वापस कहाँ लौटा, हौद में। फिर मैंने क्या चलाई, जेट, फिर पानी भर दिया। हर 2-3 दिन में पानी चेंज कर रहे हैं और उसी पानी में पौधे ग्रो करते जा रहे हैं। एंड दीज प्लांट आर लाइक टोमेटो, लाइक लेटस, लाइक, नहीं सर, नीम भी ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा एक प्लांट आपकी बुक में बना है, देखो। और इसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। डिटेल में नहीं है पर प्लांट बना है, मैंने बना दी। हाइड्रोपोनिक्स के कॉमर्शियल यूज में कितनी चीजों को उगाया जा चुका है, तीनों याद है। पहला पक्का। और क्या हम लोग लैब भी यूज कर रहे हैं? लैब यूज में हमको 3 फायदे हैं। कौन, मिनरल इसेंशियल,
कौन नॉन एसेंशियल और डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, क्या ये पता लगाया जा सकता है? कैसे पता लगाएंगे? हम मिनरल में कुछ मिनरल ऐड करेंगे, कुछ रिमूव करेंगे और कुछ की कंसंट्रेशन को घटाएंगे, बढ़ाएंगे, और इससे पता लगाएंगे कौन मिनरल एसेंशियल है और कौन नॉन एसेंशियल। अब सुनो, इसी पॉइंट पर दूसरा पॉइंट आता है एसेंशियल मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखिए कि मैं क्लास छोड़ूंगा, मुझे कोर्स पूरा करना है। आपको कितना भी लगे कि नहीं सर क्लास छोड़ दीजिए, आपका मन करे आप छोड़ दीजिए। टॉपिक भले छोटे हैं लेकिन ये तुम समझ लो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हर साल पक्का है। कोई भी एक साल ऐसा तुम निकाल दो जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन ना आए। याद रखना, एक ना एक मिनरल का क्वेश्चन जरूर आता है। तुम जाके अनसॉल्व देखना, मिनरल पूछते ही हैं, क्योंकि मिनरल का यूज फोटोसिंथेसिस में भी है, रेस्पिरेशन में भी है, एंजाइम में भी है। तो कहीं ना कहीं 3-4 चैप्टर में मिल करके वो मिनरल का क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए इसे हल्के में मत लो चैप्टर को। एक क्वेश्चन भी गलत होता है, लोगों की हालत खराब हो जाती है। इस बार जो कट ऑफ गया, शायद मुझे मिनिमम बच्चा जो मिला वो 607 मिला, जो मॉपअप में मिला। 607 नंबर पे इस बार मॉपअप में मिला है आखिरी एमबीबीएस सीट, और रियल में मिला 610। अगर मॉपअप तो लक होता है, मिले कि ना मिले, 610 नंबर को मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूं। और 610 का मतलब है आपके पास बायोलॉजी में एक क्वेश्चन भी गलत करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि तुम बायोलॉजी में जितना गलत करोगे केमिस्ट्री फिजिक्स में उतना ज्यादा गेन करना पड़ेगा। बायोलॉजी में गेन करना इज ऑलवेज इजियर देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, लेकिन ये इजी भी इतना मुश्किल हो जाता है जब आपको लगता है बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी पढ़ने में सबसे खराब बात यही है कि आपको प्रिसाइज बहुत होना पड़ता है, बहुत कट टू कट बात जाननी चाहिए, वरना 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे लगते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। मैं जानता हूं आपको लगेगा बायोलॉजी इजी है, लेकिन उसके ऑप्शन इजी नहीं है, इसलिए आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और उसके लिए जो मैं भौंकते रहता हूं, चिल्लाते रहता हूं कि देखो देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे ध्यान दिया। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जिक्र है लेकिन ऑस्मोसिस नहीं है। ये क्वेश्चन जिस दिन भी बनेगा आधे से ज्यादा लोग यही लगाएंगे, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऑस्मोसिस, जबकि होगा क्या, क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा कहां से कहा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से। आप ध्यान सुनो, हाइड्रोपोनिक्स के बाद इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स ये कैसे पता किए जाएं, इसको पता कराने के लिए इन्होंने एक सिंपल सी कहानी सुनाई है। बोलते हैं अगर तुम अर्थ क्रस्ट को देखो तो आपको ऑलमोस्ट 105 मिनरल एलिमेंट्स मिलेंगे जो नेचुरली पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी कह रही, इसलिए मजबूरी है मुझे लिखना। आपकी पीरियोडिक टेबल में 118 होंगे, पर उनमें से सारे नेचुरल, कुछ कैसे हैं मैन में। तो बताओ आपकी इस एनसीईआरटी ने 118 लिए कि 105? 100। तो बोलते हैं इन्हीं अर्थ क्रस्ट में ये 105 मिनरल एलिमेंट एक ही जगह प्रेजेंट है कि अलग अलग? अरे भैया, राजस्थान के मिनरल अलग होंगे, यूपी के मिनरल अलग होंगे, लेकिन कुछ मिनरल होंगे जो हर जगह होंगे। यस और नो? रेडियो एक्टिव साइट पर स्ट्रोंशियम मिलेगा, क्या मिलेगा? सोने की खदानों के पास क्या मिलेगा? गोल्ड। लेकिन क्या यहां गोल्ड मिलेगा? अब सुन, इन 105 मिनरल एलिमेंट में जगह जगह पर पौधे ग्रो कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये पौधे क्या क्या कलेक्ट करते होंगे, पता लगाया जाए। क्योंकि पौधे जो कुछ कलेक्ट करते होंगे वो अर्थ क्रस्ट से कलेक्ट करते होंगे, और अर्थ क्रस्ट में लगभग कितने एलिमेंट है? 105। तो लोगों ने सोचा कि सारे के सारे मिनरल एलिमेंट इन पौधों में मिलने चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। पौधे सारे मिनरल एलिमेंट को कलेक्ट नहीं करते, और ये पता लगाने के लिए हम लोगों ने इनऑर्गेनिक एनालिसिस की। किसी को याद होगा?
पढ़ाया था बायोमॉलिक्यूल। बताओ पहले कौन सा वेट लिया गया होगा? वेट, फिर ड्राई वेट लिया गया होगा, फिर बंद कर दिया गया होगा क्या? एस, फिर एस का मतलब राख होगा, फिर राख में मिनरल ढूंढे गए होंगे। जब राख में मिनरल ढूंढे गए तो अलग अलग पौधों में अलग अलग मिनरल मिले, हर पौधे में एक की अलग अलग, लेकिन इन 105 में से मैक्सिमम 60 मिनरल मिले, 60 मिनरल्स मिले। यानी पूरे 105 मिनरल पौधों में जाते हैं कि लगभग 60 के 60 मिनरल एक ही प्लांट में जाते हैं कि डिफरेंट, किसी में 25, किसी में दूसरे 25, किसी में तीसरे में 30, कुल मिला करके द वेरिएशन और द डाइवर्सिटी ऑफ मिनरल जो अलग अलग प्लांट में मिले लगभग कितने? 60। अब लोगों ने सोचा कि ये जो 60 मिनरल एलिमेंट पहुंचे हैं पौधे में ये इसेंशियल होंगे। कैसे होंगे? तो उन मिनरल को ये देखने लगे क्या क्या मिला। अरे अजीब अजीब मिनरल मिले, स्ट्रॉन्सियम मिला। अरे स्ट्रॉन्सियम मिला तो ये मिला, लेकिन ये कभी इसेंशियल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्मल है कि रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव मिनरल किसी प्लांट में मिल जाए, बताइए ये मिनरल इसेंशियल हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब हर मिनरल जो पौधे में मिले वो जरूरी नहीं कि क्या हो, इसेंशियल। इन्हें गोल्ड मिला। कुछ लोग कह रहे हैं गोल्ड तो सर बड़ा इसेंशियल होगा। अरे भैया तुम्हारे लिए गोल्ड इसेंशियल होगा, तुम गहना बना के पहनो, पौधे को गहना बना के पहनने की जरूरत। सेलेनियम मिला। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो पौधों में इसेंशियल नहीं लगते हैं, ना स्ट्रॉन्सियम लगता है ना गोल्ड लगता है। लोगों ने कहा आजकल ऐसी टेक्निक है कि माइन्यूट से माइन्यूट कंसंट्रेशन हम पता लगा सकते हैं। कहते हैं लगभग 10⁻⁸ ग्राम पर ml भी अगर पहुंचा प्रेजेंट हो कोई मिनरल तो हम उसे पता लगा सकते हैं। और इतना पता लगाने पर भी हमें कितने मिनरल एलिमेंट मिले? मैक्सिमम 60। पर ये 60 के 60 मिनरल एलिमेंट इसेंशियल नहीं। बस ये डेटा लर्न करिएगा वरना मुश्किल में आएंगे। बताइए अर्थ क्रस्ट में कितने मिनरल एलिमेंट है? 105 में से 105 पौधों में पाए जाते हैं, लगभग कितने? 60। और सारे 60 जो पाए जाते हैं सब इसेंशियल हैं? इसेंशियल नहीं, कुछ अजीब अजीब हैं। जैसे क्या है? स्ट्रॉन्सियम, गोल्ड, सेलेनियम। कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन तक तुम पता लगा सकते हो? अगर 1 ml में किसी का 10⁻⁸ ग्राम भी हो तो क्या हम पता लगा सकते हैं? यस। फिर भी हमें टोटल कितने मिले? 60। और सारे के सारे इसेंशियल नहीं। तो सर आपको कैसे मालूम कि ये इसेंशियल हैं कि नहीं? इसके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया एंड दैट इज नोन एज क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। And this criteria of essentiality was given by Arnon. साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, so please write it down. हेडिंग जरूर है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। तो बोला गया कि 105 में से 60 लोग मिले पौधों में, लेकिन 60 इसेंशियल। तो किस वजह से कुछ लोग इसेंशियल माने गए और किस वजह से कुछ लोग नॉन इसेंशियल माने गए? उनका कोई क्राइटेरिया है? यस। And that criteria is known as criteria of essentiality. ये वीडियो चल रहा है ना? ठीक है। और क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को लर्न करने के लिए 3 पॉइंट है। NSD, इट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नो, आप ऐसे ही याद रखोगे। अपनी बुक में 3 पॉइंट लिखे हैं। पहले पॉइंट में N लिखो, लिखो N। पहले पॉइंट में लिखो N, दूसरे पॉइंट में लिखो S, तीसरे पॉइंट में लिखो D। अब मैं इन्हें डिफाइन कर रहा हूं। उस मिनरल को इसेंशियल मिनरल माना जाएगा, उस मिनरल को इसेंशियल मिनरल माना जाएगा जो एब्सोल्यूट नेसेसरी है पौधों के लिए। N फॉर नेसेसरी, और नेसेसरी में भी एब्सोल्यूट नेसेसरी। द मिनरल दैट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन।
अगला ही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मिनरल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है? तब हम कहेंगे ये मिनरल हटाओ, पौधे की ग्रोथ हो जाएगी स्टंटेड। कैसी? और ये बेटा तुम हटाओ, पौधे में सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब क्या गड़बड़ हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। सर हम कहां से हटा दें इस मिनरल को? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में 3 काम करते थे, ऐड, रिमूव, वेरियस कंसेप्ट। अगर किसी मिनरल को रिमूव करने पर, किसी मिनरल को रिमूव करने पर क्या गड़बड़ हो जाए? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। पौधा लंबाई में कम बढ़े और उसमें सीड और फ्रूट ना बने, तो याद रखना ये मिनरल बहुत ही इसेंशियल। इसका मतलब ये नेसेसरी है कि एब्सोल्यूट नेसेसरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? नेसेसरी। और एन का मतलब नेसेसरी, और वो भी कैसा? एब्सोल्यूट। This mineral must be specific. Specific. I mean it is non-replaceable. इसे रिप्लेस किया ना जा सके। No substitute. ये 3 शब्द लिखे, तीनों का मतलब समझो। ये माना कि एक मिनरल ए है, उसको हटाते ही ग्रोथ गड़बड़ा गई, रिप्रोडक्शन गड़बड़ा गया। लेकिन बी मिनरल डाला गया तो फिर से वही ग्रोथ और फिर से वही रिप्रोडक्शन मिल गया, जबकि ए हटाने पर वो ग्रोथ कम हो गई थी। उसी ग्रोथ को पाने के लिए हमने बी मिनरल डाल दिया। बताइए ये एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल? नॉन, क्योंकि कैसा होना चाहिए? स्पेस। इसको रिप्लेस, ए का काम बी से ना किया जा सके। इट शुड बी स्पेसिफिक, नॉन रिप्लेसेबल, नो सब्स्टिट्यूट। एंड द थर्ड इज it should involve in direct metabolism of plant. Involve in direct metabolism. D for direct metabolism of plant. प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसका। तो मैं जरा एन और एस और डी का मतलब भी तो जान लूं। व्हाट इज एन? नेसेसरी। व्हाट इज एस? स्पेसिफिक। व्हाट इज डी? तो क्या इसका इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट होना चाहिए कि डायरेक्ट? क्या आपको थोड़ी देर पहले जो सुनाई थी कहानी वो याद है? चलिए उस कहानी को पूरा करते हैं। बताइए धरती माँ पे कितने मिनरल एलिमेंट? अगर आप ये सीख गए होगे तो बड़ा 105। ये है अर्थ में। प्लांट में कितने? 60। प्लांट में 60। और इन पे लगाया गया क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। इन 60 मिनरल एलिमेंट में 60 मिनरल एलिमेंट पे क्या लगाया गया? क्राइटेरिया। और इस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को केवल 17 लोगों ने पास किया। कितने लोगों ने? इसका मतलब 17 लोग कैसे हैं? एसेंशियल। यानी 105 मिनरल एलिमेंट में पौधों को केवल कितने चाहिए? 17। केवल कितने? अगर वो 17 हो तो पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी, रिप्रोडक्शन भी होता रहेगा और पौधा आराम से बढ़ता रहेगा। कितने में से? 60 में नहीं। धरती में कितने? 105। प्लांट में 60। और 60 में क्या लगाया? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। और इस एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया को सबने पास किया कि 17? और इन 17 लोगों ने पास किया। क्या पास किया? ये 17 के 17 मिनरल एब्सोल्यूट नेसेसरी है। ये 17 के 17 मिनरल एलिमेंट स्पेसिफिक है, कोई किसी दूसरे से काम नहीं कर सकता। ये 17 के 17 मिनरल एलिमेंट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व। और इन 17 मिनरल एलिमेंट को इनकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पर 2 भागों में बांटा गया। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे का नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो शब्द हैं ये 60 पर लागू है कि 17? यहां तक ले जा पाओगे? हटा दें? बताओ। अर्नॉन याद है? क्या दिया? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। कितने दिए?
और भी दिए थे, 4-5 क्राइटेरिया दिए थे। एनसीईआरटी ने कितने उठाए? 3। इनके फुल फॉर्म सॉरी NSD, व्हाट इज एन? स्पेसिफिक, इट शुड इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म। पक्का? तो बताओ 60 में से कितने लोगों ने क्रॉस किया? 17। हाँ 17 लोगों ने क्रॉस किया, यस और नो? और इन 17 लोगों को कितने भागों में बांटा गया? 17 मिनरल एलिमेंट्स। एवरीवन, ये आखिरी टॉपिक है इसलिए मन में खुश रहो, पर मैं इसको सब जब तक पढ़ा नहीं दूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। बस 5 या 7 मिनट लगेंगे। 17 एलिमेंट में कुछ का नाम है मैक्रो न्यूट्रिएंट, और कुछ का नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट। बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट वो जिनको पौधे के ड्राई वेट में, फिर से बोलो, पौधे के ड्राई वेट में जिनका इन्वॉल्व मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम हो। यानी पौधे का 1 किलोग्राम ड्राई वेट लो और उस 1 किलोग्राम ड्राई वेट में इनका इन्वॉल्वमेंट मोर देन 10 मिलीमोल हो। कितना? यानी 10 मिलीमोल से कम हो कि ज्यादा? ज्यादा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट आर द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट। प्लांट के ड्राई वेट में उनका इन्वॉल्वमेंट 10 मिलीमोल से कम हो कि ज्यादा? माइक्रो न्यूट्रिएंट वो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट पर हो। इसका मतलब है इनकी रिक्वायर्ड मात्रा में कैसे चाहिए? कम, और इसकी मात्रा ज्यादा। यहां एक बड़ा अपसर्ड क्वेश्चन बनता है जिसमें आप फंस जाते हो। सुनो ध्यान से, मैं अगली बार पूछूंगा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप ये मत कहना कि मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो कम, क्योंकि दोनों ही इसेंशियल है, दोनों ही N है, दोनों ही S है, दोनों ही D है। इसका मतलब दोनों एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो मैं पूछूं कौन ज्यादा मात्रा में जरूरी? हाँ? बोले सर एक दाल है और दाल में सर नमक है, तो बताइए सर दाल ज्यादा इंपॉर्टेंट कि नमक? दोनों। एक ज्यादा मात्रा में कौन? दाल। एक कम मात्रा में कौन? नमक। सर दाल और नमक में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? दोनों। मैक्रो और माइक्रो में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? दोनों। एक ज्यादा मात्रा में, एक कम मात्रा। कौन 10 मिलीमोल? हाँ, मोर देन 10 मिलीमोल मैक्रो। और इसको लर्न कराने के लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे जो फॉर्मूला सिखाया था, याद रखना, कोई भी टीचर ये बोले कि ये मेरा फॉर्मूला है, ये हमारे गुरुदेव का फॉर्मूला है, 2001 में उन्होंने मुझे पढ़ा दिया था। इट इज कॉर्न पी के मग से काफी। पहले आयरन माइक्रो माना जाता था, आजकल पहले आयरन मैक्रो माना जाता था, आजकल माइक्रो। तो बता रहा हूं, हम लोगों को ऐसे याद था, कौन पी के मग से काफी। कॉफी की काफी? कॉफी नहीं। तो बताओ ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन। अब मैं आयरन हटा दे रहा हूं, तो अब फार्मूला गुरुदेव का बचा का। बोलो, कौन पी के मग से काफी निकल गया। हम जब पढ़ते थे तो आयरन वाज मैक्रो, और जब आप पढ़ रहे हो माइक्रो। इसका मतलब क्राइटेरिया बनते और बिगड़ते। 9 एलिमेंट हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है जिन्हें मैक्रो माना गया। और फॉर्मूला क्या है? कौन पी के मग से काफी, फी हटा दो, कौन पी के मग से। अब गुरुदेव ने कुछ किया तो फिर चेले ने भी कुछ किया।
चेला उल्टा सीधा फार्मूला बनाया, उसने कहा फेकू मंजन। हाँ, हमको याद है मेरी मम्मी मुझे ब्रश में मंजन लगा के देती थी, मैं फेंक देता था, क्योंकि वो देती थी अजीब सा मंजन, लाल दंत मंजन, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मैं मंजन को फेंक, अरे यार बचपन में कौन ब्रश करता है, सब खाते ही हैं। क्लोजअप दिया, गटक लिए, बच्चा क्या हुआ? तो ये हुआ, मंजन को क्या करो, फेंको, और फिर नाली में दो बोर, बोरना समझते हो, डुबो देना। इट इज नोन एज मॉली बोरो। ये कहानी किसी तरीके से काम चल रही, मॉली, और आखिरी में निकिल क्लोरो। अजीब डेफिनेशन है, बताओ ये क्या है? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मॉलिबेडनम, बोरॉन, निकिल, क्लोरीन। तो बोलो, फेकू मंजन, मॉली, बोरो, निकिल, क्लोरो। नहीं आया? मैक्रो की माइक्रो? हो सकता है आपके पास बढ़िया फार्मूला। कीप योर फार्मूला विथ यू। मेरे को समझाने की कोशिश मत करना, कान के नीचे रैप्टा मारूंगा। हमको जो आता है यही आता है। देखो ये गुरुदेव ने, ये हमने तोड़ फोड़ के बना लिया। बताओ ये क्या है? कौन पी के मग से का, बस काफी नहीं, का, क्योंकि फी इधर चला गया। फेकू मंजन, मॉली, बोरो, निकिल, क्लोरो। इधर है 8, कितने हैं? ये रहा 9, ये रहा 8, टोटल मिला के 17 लोगों में आयरन अजीब है। मैं फिर बता दूं, आयरन को कई बार ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्रो के रेस्पेक्ट में कम है लेकिन माइक्रो के रेस्पेक्ट में ज्यादा। तो बोला जाता है विच ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज्ड इन हायर कंसंट्रेशन देन अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, इट इज आयरन। इसलिए अभी भी कुछ साइंटिस्ट आयरन को किस में रखने की कोशिश करते हैं? मैक्रो। और ये आया भी कहां से? मैक्रो से। पहले कहां था, आजकल कहां? तो बताओ कौन है जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा आयरन? एक बार बता दो फिर चले जाओ। बताओ 17 एलिमेंट को कितने ग्रुप में बांटा गया? 2। एक कौन? मैक्रो। दूसरा मैक्रो की रिक्वायरमेंट मोर देन 10 मिली और इसकी लेस देन। बताओ इसका एग्जांपल याद है? कौन पी के मग से का। अब एलिमेंट बोलो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दैट इज कौन? फास्फोरस, पोटेशियम, दैट इज पी के। मग इज मैग्नीशियम, से इज सल्फर, का इज कैल्शियम। कौन पी के मग से? का। इधर आओ। फे कु, फे इज आयरन, कु इज कॉपर, मंजन मैग्नीज, मॉली बोरो, मॉलिबेडनम बोरॉन, निकिल। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। पहले ये रख दो, नहीं तो 2 दिन के तरीके से लेके जाओगे, चले जाते हैं 2 दिन ले जा कैसे आएंगे? वो तो खैर गिरा नहीं है, 1 दिन में जिस दिन गिरेगा उस दिन मोबाइल तो खा